तो कैसे हैं सब लोग? अभी ये वॉइस आ गई सबको ऑनलाइन में? गुड आफ्टरनून ऑनलाइन वाले बच्चों। पिछले बैच में भी सेम प्रॉब्लम, इस बैच में भी सेम प्रॉब्लम। पिछले बैच में भी मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे लिखते हैं सर हमारे डाउट्स नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे लिखते हैं सर हमारे डाउट्स नहीं देखते। अबे यार, मेरे को अगर ऑनलाइन के डाउट देखने हैं तो बैठना पड़ेगा, बैठ के फिर यूं करना पड़ेगा, हाँ क्या है क्या है क्या है। आप समझ रहे हो बात को? 3 स्क्रीन चल रही हैं, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैनेजमेंट कहती है बैठ के पढ़ाओ, और मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं बैठ के पढ़ाता ही नहीं। मैं बैठ गया तो मैं सो जाऊंगा, आपका तो मुझे पता नहीं, मैं सो जाऊंगा। बट ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर कोई डाउट कल का रह गया था तो कोई बात नहीं, मैं आज उसका ध्यान रखूंगा। हाँ जी, चलो ठीक है, मेरा डाउट। चलिए करें शुरू आज की क्लास। कल क्या किया था बेटा, कुछ याद है? कंपनी लॉ शुरू कर दिया था। कंपनी लॉ में इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको सारा। हाँ, व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज अ कंपनी, डेफिनेशन बोलो। कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी के फीचर्स बताओ। पहला फीचर सिखा दिया, व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंपनी को किसी ने देखा है या आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। व्हाट इज फिक्टिशियस नहीं है? हाँ जी, मेरा डाउट। हाँ बच्चे, दोहा शर्मा, एक्चुअली क्या होता है, आपके डाउट्स जो होते हैं ना वो ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। अगले बच्चे ने लिख दिया दोहा, आपके बाद आपका डाउट ऊपर चला जाएगा। बाय द एंड ऑफ द क्लास वो डाउट्स निकल जाते हैं। मैं आज ध्यान रखूंगा मैं किसी का डाउट निकले ना। अगर किसी का डाउट मैंने रिप्लाई नहीं दिया ऑनलाइन में, आप एक क्वेश्चन मार्क बना के मेरे को भेजते रहो ऑनलाइन में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और पढ़ते समय कभी भी किसी को लॉ घर पे पढ़ते समय, ये तो क्लास में तो मैं हूँ ही डाउट लेने के लिए, घर पे पढ़ते समय दिक्कत आएगी तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। आप मुझे ऑडियो भेजेंगे, रिटन में मत लिखना बेटा कुछ भी, क्योंकि मुझे जो भी डाउट पूछना है आप ऑडियो करके पूछेंगे, राइटिंग में नहीं पूछेंगे। क्योंकि राइटिंग में मुझे समझ ही नहीं आता कई बार आप क्या कहना चाह रहे हो। बात समझ रहे हो? मान लो आपको कोई पॉइंट रिपीट करवाना, सर एक पॉइंट समझा दो, आप ओरल में बोल दो सर वो सेक्शन समझा दो जरा, आई विल एक्सप्लेन यू। सर वो एग्जाम्पल समझा दो जरा, आई विल एक्सप्लेन यू, है ना? ठीक है, तो ये नंबर है मेरा। अगर दोहा या ऑनलाइन वाले बच्चों कल का कोई डाउट आपका पेंडिंग रह गया था, आप अभी पूछ सकते हो, आप मुझे ऑडियो भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। हाँ जी, ठीक है। मेरा डाउट, तो शुरू करते हैं कंपनी का बारे में। कंपनी का नंबर नोट हो गया सबको? हाँ जी। अब पिछले बैच, ये जो बैच चल रहा है ना, मैं इन बैच के साथ मजाक करता हूँ बच्चों के साथ, मेरी आदत है। मैंने बोल रखा है मेरे को छोले भटूरे बहुत पसंद है। कोई बच्चा कहीं छोले भटूरे खाने जाएगा, फोटो खींच के मेरे को भेज देगा कि चलो सर आओ खाते हैं। मैं कहा यार मैंने नंबर इसके लिए दिया था, डाउट तो पूछ नहीं रहे, तुम छोले भटूरे की फोटो भेज रहे हो। हाँ, मेरा सवाल। चलिए, कंपनी क्या होती है क्लियर है। फीचर्स आर्टिफिशियल पर्सन समझा दिया था, सेपरेट लीगल एंटिटी समझा दिया था। बच्चों कंपनी किससे सेपरेट है? अपने शेयर होल्डर से या अपने डायरेक्टर से? शेयर होल्डर और डायरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? जो पैसा लगाता है वो शेयर होल्डर होता है, और जो, ठीक है। ये जो वर्ड है ना सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका जन्म कब हुआ? ये वर्ड 1890 के आसपास इस कंसेप्ट का जन्म हुआ था। समझना हुआ क्या था उस टाइम पे? हाँ जी, समझना हुआ क्या था उस समय? ओके ऑनलाइन वाले बच्चों, अब सवाल। एक हमारे भाई थे, भाई का नाम था सैलोमन। 1890 का इंग्लैंड का केस है। सैलोमन ना लेदर का बिजनेस करते थे, चमड़े का लेदर का बिजनेस था इनका। तो इन्होंने अच्छा वाला बिजनेस चला रहे थे एज अ सोल प्रोप्राइटर। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर? अकेले खुद ही दुकान पे जाते हैं आते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप सुना होगा अकाउंट्स की क्लास में। उन दिनों में इंग्लैंड में कंपनी का ना एक नया कंसेप्ट आया था। तो सैलोमन भाई को भी पता लगा कंपनी, अच्छा। सैलोमन ने कहा मैं भी क्यों ना एक कंपनी बना लूं। सैलोमन भाई ने एक कंपनी बनाई, नाम रखा सैलोमन कंपनी लिमिटेड।
पब्लिक कंपनी बनाई, कितने लोग चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी में? 7। एक सैलोमन खुद हो गए, एक उनकी वाइफ हो गई, एक उनकी बिटिया हो गई, और बाकी बैलेंसिंग फिगर 4 उनके बेटे हो गए। क्या बात क्लियर? तो ये 7 लोगों से उन्होंने कंपनी बना दी, सैलोमन कंपनी लिमिटेड। अकाउंट्स पढ़ा है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो दुकान थी उसकी वैल्यू निकाली, उसकी नेट एसेट्स वैल्यू निकाली, और अपना बिजनेस इस कंपनी को सेल कर दिया। समझ आता है? इसको ऐसे भी बोलते हैं अकाउंट्स की क्लास में, कन्वर्जन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप इनटू कंपनी। या इसको अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे, इसका जो टोटल वैल्यू निकलेगी बिजनेस की, वो बिजनेस इसको बेचेगा। मान लो बिजनेस बिका, एग्जांपल लेते हैं 36,000 पाउंड में। बिजनेस की वैल्यू कितनी निकली? लंदन का केस है, पाउंड में बात करेंगे। 36,000 पाउंड में बिजनेस बिका। किसने अपना बिजनेस किसको बेच दिया? अकेले सैलोमन ने अपना बिजनेस सैलोमन कंपनी को बेचा। अब दो सैलोमन और उसकी कंपनी सेम है या अलग है? अलग अलग है। तो कंपनी बिजनेस फ्री में खरीदेगी या बदले में परचेज कंसिडरेशन पे करेगी? कंपनी ने बोला सैलोमन भाई ये पकड़ 20,000 इक्विटी शेयर एट 1 पाउंड ईच, 20,000 शेयर ले ले एट 1 पाउंड ईच, हो गया $20,000। हाँ, 10,000 रुपए के सिक्योर्ड डिबेंचर ले ले। डिबेंचर पढ़ा है अकाउंट्स की क्लास में? 10,000 रुपए की क्या ले ले? सिक्योर्ड डिबेंचर। 20 के इक्विटी ले लिया, 10 का डिबेंचर ले लिए, 30,000 हो गया। कितना रह गया? 6,000 कैश ले ले। कंपनी ने सैलोमन को 36,000 पाउंड ऐसे पे कर दिया। ये ले सैलोमन पकड़ शेयर, ये ले पकड़ डिबेंचर, ये ले पकड़ कैश। सैलोमन को 20,000 शेयर मिले, उसने एक शेयर बीवी को दिया, एक बेटी को दिया, 4 शेयर बेटों को दिया, और बाकी 19,994 शेयर अपने पास रखा। मतलब बीवी बच्चों में एक एक शेयर बांट दिया, बाकी सारा शेयर अपने पास रखा। दुकान का नाम बदल गया। दुकान का नाम था पहले सैलोमन की दुकान, अब दुकान का नाम क्या होगा? सैलोमन कंपनी लिमिटेड। दुकान पे पहले भी सैलोमन आता था, अभी भी सैलोमन आएगा। पहले सैलोमन बोलता था मैं दुकान का ओनर हूं, अब सैलोमन पता क्या बोलता है? मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर भी हूं और डायरेक्टर भी हूं। ठीक है, बात समझ आ रही है यहां तक? किसी को सवाल? हाँ, तो सैलोमन ने ये कंपनी बेच दी, सॉरी अपना बिजनेस इस कंपनी को बेच दिया, और अब दुकान पे आके बैठ गया कंपनी खोल के। कुछ साल कंपनी बढ़िया से चली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई कंपनी को, लेकिन रिसेशन आया लंदन में। उन दिनों में 1890 के बाद कुछ रिसेशन आया, मंदी का दौर आया, तो सैलोमन की कंपनी पे भी इसका प्रभाव आया, अफेक्ट आया। सैलोमन की कंपनी भी मंदी की वजह से इंसॉल्वेंट हो गई। कौन इंसॉल्वेंट होगी बेटा? सैलोमन कंपनी लिमिटेड। ये मैं कंपनी की बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, सैलोमन कंपनी लिमिटेड। कंपनी की बैलेंस शीट में सिक्योर्ड डिबेंचर थे। क्या सिक्योर्ड डिबेंचर कंपनी की एसेट है या लायबिलिटी है? 10,000 पाउंड्स के, और कुछ और भी क्रेडिटर्स थे 8,000 पाउंड्स के। फिगर कुछ भी हो सकती है, मैं एक समझाने के लिए ले रहा हूं। सिक्योर्ड डिबेंचर थे 10,000 के और क्रेडिटर्स थे 8,000 के। कुल हो गया कितना? 18,000। लेकिन कंपनी के पास मान लो कैश था सिर्फ 6,000 पाउंड। ओहो, तो सर बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी। अबे नहीं कर रही तभी तो इंसॉल्वेंट हो गई। एसेट से ज्यादा तो इस बैलेंस कंपनी की क्या है बताओ? जब भी किसी की लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो तो वो क्या हो जाता है? इंसान। तो सैलोमन की कंपनी भी क्या हो गई? भाई और बहनों, सैलोमन और उसकी कंपनी सेम है या अलग है? सैलोमन की कंपनी इंसॉल्वेंट हुई या सैलोमन इंसॉल्वेंट हुआ? कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। अब आप बताओ, कंपनी के पास तो सिर्फ 6,000 पड़ा है। 6,000 में कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर सैलोमन को चुकाए या क्रेडिटर्स को चुकाए? सिक्योर्ड डिबेंचर को चुकाएगी। और सिक्योर्ड डिबेंचर किसके पास है? तो क्या सैलोमन की कंपनी पहले मिस्टर सैलोमन को चुकाएगी क्योंकि वो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है, या पहले कंपनी बाकी के क्रेडिटर्स को चुकाएगी? सुनाई दिया क्वेश्चन? केस कोर्ट में गया। केस कोर्ट में क्यों गया? क्योंकि कंपनी बोली मैं तो सैलोमन को पहले दूंगी पैसा। इस बात पे किसको गुस्सा आ गया? क्रेडिटर्स ने कंपनी पे केस कर दिया। क्रेडिटर वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। क्रेडिटर्स ने कंपनी पे केस कर दिया। हाँ बेटा चिराग, हो सकते हैं बेटा। अभी प्लीज कंसेप्ट के बीच में डाउट मत लिखा करो। मैं कंसेप्ट खत्म होने के बाद सबके डाउट सुनूंगा, ठीक है? अभी कंसेप्ट के बीच में मेरा फोकस, मैं रट के आता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ। फिर आपको पता ना रटा होता है मेरे को बहुत सारा, पता है मैं सारी रात बैठ के रट्टा मारता हूँ।
पता नहीं कितना जमाना हो गया इनको पढ़े हुए मुझे, ये तो मैं आपके साथ ही दोबारा पढ़ रहा हूँ, मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहा है आपको? मुझे पढ़ना यार इतने सालों से, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2007 था ना, 6 में पढ़ा, हाँ 2007, अभी क्या आ गया 25, 20 साल होने वाले हैं कि यार 18 साल हो गए, और पढ़ा के आ रहा हूँ शुरू से लॉ। अब बताओ कितनी बार पढ़ा दिया होगा, कोई हिसाब है? अब तो मैं बोर हो चुका हूँ इतना पढ़ा के। अभी मैं पहले जब मैं शुरू में पढ़ाता था बड़ा सीरियस होकर पढ़ाता था, ये नया टीचर होता है ना, शुरू में बंदा सीरियस होकर पढ़ाता है। अब मैं इतना पक गया हूँ इसके साथ कि मैंने कहा अगर मैं सीरियस होकर पढ़ाऊंगा मैं ही सो जाऊंगा, तो मैं चलो मजाक कर लेते हैं इसी बहाने, थोड़ी सी मेरे को मजा आता है पढ़ाने में। तो क्रेडिटर ने सैलोमन पे केस कर दिया, कोर्ट में केस गया। भाई साहब क्रेडिटर की वकील की बात सुनना, कितनी प्यारी बात बोलता है। क्रेडिटर का वकील बोला, सर देखिए कंपनी के पास सिर्फ 6,000 रुपए हैं और 2 लायबिलिटी है, सिक्योर्ड डिबेंचर और, है ना सर? कोर्ट बोला जी। सर सिक्योर्ड डिबेंचर किसके हैं और हम कौन है? कोर्ट बोला हाँ। तो सर अकाउंट्स में एक रूल होता है सर। कोर्ट बोला क्या? सर सैलोमन कंपनी का ओनर है, तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर ओनर का एक तरह का लोन हुआ। डिबेंचर किसकी तरह होती है? लोन की तरह। और सैलोमन कंपनी का क्या है? मालिक है, तो ये ओनर का लोन हुआ। अकाउंट्स का रूल याद करके बताओ, अगर ओनर का लोन हो और आउटसाइडर का लोन हो, आउटसाइडर का डेट हो, तो पहले किसको चुकाते? तो क्रेडिटर ने ये दलील रखी, सर बारिश तगड़ी है भाई, हाँ सर हमारा पैसे पहले चुकाया जाए क्योंकि हम ओनर नहीं है, हम आउटसाइडर हैं। सैलोमन बोला लेकिन सर मेरा सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड को पहले चुकाया जाएगा। तो कोर्ट क्या, क्रेडिटर क्या बोले, अरे सर सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, ओनर का पहले थोड़े ना चुकाते हैं, पहले तो बाहर वालों का चुकाते हैं, बाद में ओनर का चुकाते हैं। कोर्ट ने कहा क्रेडिटर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसके फेवर में फैसला आ गया? क्रेडिटर जीत गए। अब क्रेडिटर जीत गए, सैलोमन को बड़ा गुस्सा आया इस बात पे। सैलोमन ने केस को दोबारा कर दिया, सैलोमन ने अपनी कंपनी पे केस कर दिया। सैलोमन ने इस केस को चुनौती दी दोबारा केस करके। सैलोमन ने किस पे केस कर दिया? अपनी कंपनी पे। लोग हंसते हैं, कहते हैं भाई सैलोमन अपनी कंपनी पे केस कर रहा है। सैलोमन यही तो प्रूफ करना चाह रहा था कि मैं और मेरी कंपनी, मैं कंपनी का मालिक नहीं हूं, कंपनी तो खुद की मालिक है। सैलोमन ने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने बोला अरे सैलोमन अपनी कंपनी पे केस कर दिया। कह रहा सर मैं और मेरी कंपनी अलग अलग है। जज साहब बोले कैसे? कहता सर लोन मैंने लिया था या कंपनी ने लिया था? बिजनेस मैंने किया था या कंपनी ने किया था? देखो उस समय सैलोमन ने ये कंसेप्ट जो था ना सेपरेट लीगल एंटिटी, ये उस जमाने में पैदा हुआ ये कंसेप्ट। सैलोमन ने चिल्ला के कोर्ट में बोला सर जब बिजनेस कंपनी कर रही है, लोन कंपनी ले रही है, तो फिर मैं कंपनी का मालिक कैसे हुआ? कंपनी तो खुद की मालिक है सर, मैं उसका मालिक, मैं तो जस्ट उसका एक, मेरे जैसे तो बहुत सारे शेयर होल्डर है सर। बात समझे सर? अब आप सर सुनिए, कोर्ट को सैलोमन बोला सर ये मेरी बैलेंस शीट नहीं है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। ये बात सही है सर? कंपनी की बैलेंस शीट में 2 लायबिलिटीज हैं, एक सिक्योर्ड डिबेंचर और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सर कंपनी की 2 लायबिलिटीज हैं, है ना? तो कंपनी तो पहले अपनी कौन सी लायबिलिटी चुकाएगी? सिक्योर्ड। सर मैं ओनर नहीं हूं, मैं जस्ट कंपनी का एक शेयर होल्डर भी हूं और डिबेंचर होल्डर भी हूं, तो सर पहले पैसा मेरा चुकाया जाए। कोर्ट बोला एग्री। इस केस को कैंसिल किया गया और कोर्ट ने फाइनली फैसला क्या सुनाया? सैलोमन के पास बेशक ऑलमोस्ट शेयर किसके पास था अपनी कंपनी में? बेशक सैलोमन के पास मेजॉरिटी या ऑल शेयर था कंपनी का, फिर भी वो और उसकी कंपनी कभी सेम नहीं हो सकती, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो इस आधार पे बेटा बताओ किसके फेवर में डिसीजन आया? सैलोमन जीत गया। यानी 1890 में सैलोमन जीता था। आपको पता है उसके बाद क्या कभी इस पॉइंट के ऊपर दोबारा कभी केस नहीं हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पे दोबारा कभी केस नहीं हुआ। बहुत केस हुए,
इंडिया में भी हुए, यूके में भी हुए, लेकिन ये बेंचमार्क केस था, ये पहला केस था, इसलिए हर लॉ की किताब में आपको यही केस मिलेगा। केस का नाम क्या है बेटा? सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। पहला नाम देखो किसका आ रहा है? सैलोमन ने अपनी ही कंपनी पे केस कर दिया। जो जिसका नाम पहले आता है वो केस करता है। जैसे यहां पे मैंने लिखा था सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। बताओ बेटा किसने किस पे केस किया? सैलोमन ने। जो केस करता है उसे प्लेंटिफ बोलते हैं, प्लेंटिफ। जिस पे केस किया जाता है उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। जो केस करता है उसे प्लेंटिफ बोलते हैं और जिस पे केस किया जाता है उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। लक्ष्य 1 मिनट आपका डाउट बेटा, मैं आंसर देता हूं अभी। हाँ जी बेटा, हो गया, सबने नोट कर लिया, समझ आ गई ये बात? तो ये केस का नाम आपको क्लियर है। सब बच्चे केस की स्टोरी पढ़ना है एक बार, सब बच्चे केस की स्टोरी पढ़ो। हाँ जी, पढ़ लिया बेटा केस? क्या केस समझ आया? क्या आप किसी बंदे को केस समझा सकते हो अपनी भाषा में? आपको पेपर में केस लिखने को नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा व्हाट इज सैलोमन्स केस, ठीक है? वो ना आपको एक बिल्कुल सिचुएशन देगा, एक सिचुएशन देगा जो बिल्कुल सैलोमन के केस से मैच करती होगी। तो होगा क्या, हमें क्या करना होगा? उस सिचुएशन का आंसर वही लिखना होगा जो सैलोमन के केस में आया था। मतलब वो भी ऐसे क्वेश्चन दे देगा ना कि एक बंदा था, उसने कंपनी बनाई, बाद में उसकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई जी, उसने लोन ले रखा था, क्रेडिटर का पैसा चुकाएंगे, पहले उसका पैसा चुकाएंगे, बिल्कुल सैलोमन जैसी स्टोरी बना के दे देंगे। आपको दिमाग पहचानना चाहिए, तो सैलोमन का केस था ऐसा, जो सैलोमन के केस में फैसला आया था वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, क्या टिक मार दे इस पॉइंट पे? हो गया केस। चलिए नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं। मेरा डाउट क्या लिखता है लक्ष्य? हाँ आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए बेटा। दोनों ही आउटसाइड होती है। आउटसाइड में पहले सिक्योर्ड को देंगे, पहले अनसिक्योर को देंगे? सिक्योर को। अगर एक सिक्योर और एक अनसिक्योर है तो पहले सिक्योर को देंगे, बट अगर दोनों ही अनसिक्योर होंगी तो दोनों को प्रोपोर्शनेटली पे कराएंगे, ठीक है? और कोई डाउट? लक्ष्य लिखता है कुछ, लक्ष्य ने तो बहुत लंबी लाइन्स लिख दी। जरा एक मिनट, जरा मेरे को उसका डाउट पढ़ने देना। अगर मैंने एक कंपनी शुरू की और बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, अच्छा जी, आपने, लक्ष्य ने कंपनी शुरू करी और बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, और मैंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी कंपनी को बेच दी 1 करोड़ में। अच्छा, लक्ष्य ने अपनी प्राइवेट कंपनी किसको दे दी? अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी? अपनी कंपनी को। अब वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, लक्ष्य की या कंपनी की? अच्छा, आगे क्या है भाई? बट उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू 10 लाख थी, ओके, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बुक में थी, बट एक्चुअल वैल्यू उसकी सिर्फ, तो बैंक अपना पैसा किससे रिकवर करेगा? अरे भाई, बैंक किससे रिकवर करेगा? कुछ बात समझ आई लक्ष्य की आपको? लक्ष्य 5 मिनट आपके डाउट के लिए वेट करना है, आपका कंसेप्ट यहां आएगा, लक्ष्य यहां पे, ठीक है? 5-7 मिनट वेट कर लेना, ठीक है बच्चे? हाँ जी दोहा, आप क्या कहते हो? नहीं, आउटसाइड क्रेडिटर्स बेटा और कोई क्रेडिटर्स थे, फैमिली मेंबर्स तो लोन, उसके फैमिली मेंबर्स जो थे वो तो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, उसने आउटसाइड क्रेडिटर से उधार लिया था बच्चे दोहा, आउटसाइडर से। उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तो मेंबर्स ही के, शेयर होल्डर्स ही कहलाएंगे कंपनी के, ठीक है? चलिए अब सवाल, सब लोग जरा आगे मूव करते हैं, हम अगले बॉक्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी,
कंपनी का फीचर नेक्स्ट पढ़ा बेटा, क्या लिखता है जरा बोर्ड पे देखिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी। अब सब बच्चे बोर्ड पे देखना, ये सबसे प्यारा फीचर है। मतलब कंपनी का फीचर एक सेपरेट लीगल एंटिटी और एक लिमिटेड लायबिलिटी, दोनों मेरे फेवरेट है। लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर, उन्हें एक और नाम से बुलाना हो तो मेंबर बुलाते हैं। शेयर होल्डर का दूसरा नाम क्या है, मेंबर्स। तो मैं कभी शेयर होल्डर बोल दूंगा, कभी मेंबर बोल दूंगा, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बंदे के नाम है, ठीक है। अब सुनो, कंपनी के शेयर होल्डर की एक तारीफ सुन लेना, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड। दोबारा, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी, मतलब मैं मिस्टर ए हूं, मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा 100 रुपए का, मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा 100 रुपए का, मैंने 60 रुपीज पे कर दिए, उन्होंने मांगे मैंने दे दिए, 40 रुपए उन्होंने अभी मांगे ही नहीं तो मैंने अभी दिए ही नहीं। मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, चलो 1000 शेयर हैं, 60 रुपए मैंने दे दिए, लेकिन अभी मैंने 40 रुपए 1000 शेयर पे नहीं दिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 4 लाख होगा, है ना मेरा, 3 और 1 4, 40,000 ही होगा, ठीक है। मैंने इस 100 रुपए का शेयर लिया, 60 रुपए रिलायंस से मांगे मैंने दे दिए, 40 रुपए नहीं मांगे मैंने नहीं दिए, जब मांगेगी तब दे दूंगा। कुछ समय बाद रिलायंस इंसॉल्वेंट हो गई, रिलायंस के पास टोटल एसेट्स थे 5 करोड़, लेकिन टोटल लायबिलिटी थी 7 करोड़। कितना शॉर्ट पड़ रहा था बताओ? रिलायंस ने मुझे फोन किया, अशमीत सिंह 2 करोड़ कम पड़ रहा, लेके आओ। मैं कहा हाँ 2 करोड़ लेके आओ। मैं कहा मुझे क्या मतलब, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैं उतना दूं जितना रिलायंस को चाहिए, या मैं तो उतना दूंगा जितना मेरा बैलेंस कॉल होगा। क्या मैं बोल सकता हूं मैं तो सिर्फ कितने पैसे दूंगा, 2 करोड़ या 40,000? ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी को कितने भी पैसे की जरूरत हो तुम नहीं दोगे, तुम बस उतना ही दोगे जितने की तुम्हारी अनपेड कॉल है। अगर तुम्हारा शेयर फुल्ली पेड अप होता तो तुम कंपनी को कुछ भी नहीं दोगे। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी। हमारी लायबिलिटी भाई लिमिटेड है, जितने का हमने शेयर लिया बस हम उतने ही पे करेंगे। किसी को पार्टनरशिप का टॉपिक याद है? पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। बताओ क्या होता था उसमें? अब यही केस अगर पार्टनर्स का होता, 2 करोड़ कम पड़ते तो क्या पार्टनर घर से लाके देंगे 2 करोड़ रुपए? अगर ये 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ होते तो भी क्या पार्टनर 20 करोड़ घर से लाएंगे? राम 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 राम। तो इसीलिए पार्टनरशिप तो बड़ा बेकार है भाई। अच्छा तो बताओ रियल लाइफ में पार्टनरशिप बनाना बढ़िया है या कंपनी बनाना बढ़िया है? 3 दोस्तों ने पार्टनरशिप बना लिया, कल को बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, जितनी भी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी वर्ड समझो, डेफिशिएंसी क्या होती है बेटा? एसेट माइनस, जितनी भी डेफिशिएंसी होगी पार्टनर्स को देनी पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म में। बट कंपनी में ऐसा क्या डेफिशिएंसी पे करेंगे या बस अपनी बैलेंस कॉल पे करेंगे? इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। लायबिलिटी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर मतलब जितने का शेयर लेंगे उतना ही देंगे। क्या बात क्लियर है? और एक वर्ड और है, गारंटी। अब गारंटी समझो, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें शेयर नहीं होता, शेयर की जगह क्या होती है? ऐसी कंपनियों को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये कौन सी कंपनी होती? ये वो कंपनी होती है जिन्होंने बिजनेस नहीं करना होता, कोई चैरिटी वगैरह करनी होती है। चैरिटी वर्ड समझते हो? समाज के भला। ये बिजनेस नहीं करती ये कंपनी। मान लो मैं एक कंपनी में गया, ऐसी कंपनी में गया, मैंने कहा मुझे आपका मेंबर बनना है, कितने का शेयर लेना पड़ेगा? बोली हमारे यहाँ शेयर नहीं है, अगर आपको हमारा मेंबर बनना है आप 1000 रुपीज की गारंटी दो। इस कंपनी ने बोला हमारे यहाँ मेंबर बनने के लिए 1000 रुपीज की क्या दे दो? मैंने कहा गारंटी क्या मतलब गारंटी? कहती है आप हमें गारंटी दो, आप 1000 रुपीज हमें वाइंडिंग अप पे दोगे, हमें अभी नहीं चाहिए आपसे 1000 रुपीज। आप कब दोगे? व्हाट इज वाइंडिंग अप? जब हमारी कंपनी बंद होगी, जब हमारी कंपनी, तब आप हमें वादा करो आप हमें 1000 रुपीज दोगे। मैंने कहा अभी तो नहीं देना, बढ़िया बात है, जब बंद होगी तब की तब देखेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं लिख के दे रहा हूं, आई विल पे यू 1000 रुपीज ऑन योर वाइंडिंग अप। क्या बात क्लियर? मैं इस कंपनी में मेंबर बन गया।
क्लियर? कल को ये कंपनी बंद हुई 20, 25, 30 साल बाद, कंपनी को 5 करोड़ की नीड है, मैं 5 करोड़ दूंगा या जितने की मैंने गारंटी दी मैं तो उतना ही दूंगा? क्या बच्चों बात समझ आया? इसीलिए मेंबर की लायबिलिटी या तो लिमिटेड बाय शेयर होगी, अगर उसने शेयर लिया होगा तो जितने का शेयर उतने की लायबिलिटी, अगर उसने गारंटी दी होगी तो जितने की गारंटी उतने की लायबिलिटी। बस बेटा 99.9 कंपनीज जो होती हैं इंडिया में वो लिमिटेड बाय शेयर होती हैं, वो तो चैरिटेबल कंपनीज होती हैं, वही क्या होती है, लिमिटेड बाय गारंटी। बट दोनों में हमारे लिए तो कॉमन बात है, शेयर वाली कंपनी में हम उतने ही देंगे जितने का शेयर है, गारंटी वाली कंपनी में हम उतने ही देंगे जितने की गारंटी। क्या बात क्लियर है? अच्छा, एक स्टूपिड सी सवाल है, क्या कंपनी अनलिमिटेड भी हो सकती है? मतलब क्या मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है? वैसे तो नहीं होगा, लॉ में लिखा थ्योरेटिकली पॉसिबल है। मेंबर्स चाहें तो कौन सी लायबिलिटी रख लें अपनी, बताओ? अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जस्ट लाइक पार्टनरशिप फर्म। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जस्ट लाइक। अब अगर मेंबर्स ने अपनी लायबिलिटी क्या रख ली मेरे बच्चों? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? अगर 5 करोड़ की नीड है कंपनी को, क्या 5 करोड़ देना पड़ेगा? तो ये कौन सी कंपनीज होंगी मेरे बच्चों? अनलिमिटेड कंपनीज। रियल लाइफ में कोई नहीं बनाता, सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो इसका मतलब 3 तरह की कंपनी होती है, यहां से सीखने को मिला। लिमिटेड बाय शेयर, कोई बताएगा कौन सी? जिसमें मेंबर उतना ही देगा जितने का उसका। लिमिटेड बाय गारंटी, कोई बताएगा कौन सी? उतना ही देगा जितने की उसने। और अनलिमिटेड कंपनी जिसमें कोई लिमिट है। आपकी बारी। हाँ जी, चिराग पूछ रहा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का सबसे सीनियर डायरेक्टर होता है, तो सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है चिराग, आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? क्या मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव किया जाए? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अगला वर्ड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस। परपेचुअल का मतलब क्या होता है बेटा? सक्सेशन मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मेरे बच्चों, कंपनी विल गो फॉर एवर। कंपनी विल, कोई बच्चा समझाएगा इसका मतलब? कंपनी चलती रहेगी फॉर एवर। इसे अकाउंट्स में गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बोलते हैं। बेटा इफ ऑल मेंबर डाइज कंपनी विल कंटिन्यू। हैं? हाँ। हैं? हाँ। ऐसे कैसे? सारे मेंबर मर गए, मां बाप मर गए तो शेयर बच्चों को मिल जाएंगे। शेयर का ट्रांसफर किसको हो जाएगा? बच्चे भी मर गए तो उनके आगे किसी को मिल जाएंगे। यानी कंपनी कभी बंद, मेंबर्स आए या जाएं, कंपनी तो। क्या टाटा, कल एक कंपनी बोली थी टाटा स्टील, 1890 के आसपास बनी थी, जिन्होंने बनाई, क्या वो शेयर होल्डर जिंदा होंगे अब या मर भरा गए? सारे ही मर गए होंगे जिन्होंने बनाई। क्या कंपनी अभी भी चल रही है टाटा स्टील? क्योंकि नए मेंबर्स आ गए, वो मरे तो उनके बाद अगले आ गए, वो मरेंगे तो अगले आ जाएंगे। मेंबर्स मे कम और गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट जवाब दो। कंपनी कभी बंद? हाँ, बंद करना है तो मेंबर की मौत पे बंद नहीं होगी, आपको वाइंडिंग अप के रूल्स हैं उसके हिसाब से बंद करनी होगी। मैंने क्या लिखा? इट कैन बी वाउंड अप बाय। वाइंडिंग अप नाम का कंसेप्ट होता है बेटा, वाइंडिंग अप के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हो। क्या बोलते हो बच्चे? क्या बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ बच्चे, बेटा अभी भेज दूंगा। हाँ सामने ये वाली बात अभी नहीं बच्चे। हाँ अगला डाउट, ये वाली बात क्लियर है? मेंबर्स के परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब फिर से मेरे को पिछले बैच के बच्चों ने इतना परेशान किया इस पॉइंट पे, इतना परेशान ऑनलाइन में। कहते सर एक कंपनी के 6 शेयर होल्डर्स हैं, 6 गाड़ी में जा रहे, रोड एक्सीडेंट हुआ, सारे के सारे मर गए। मैं कहा मर गए तो मर गए। कहता कंपनी, मैं कहा बिल्कुल चलेगी, उनके बीवी बच्चे चलाएंगे। कहता सारे ही मर गए। मैं कहा तू पहले मार ले सबको।
कहते मर गए। अरे भाई पेपर में क्वेश्चन आया था, कंपनी के शेयर होल्डर बैठे हैं, ऊपर से एटम बॉम्ब गिरा, सारी कंपनी उड़ गई, ऑफिस भी मर टूट गए कंपनी के। क्वेश्चन था, इस कंपनी एग्जिस्ट? मेरे जैसा बंदा लिख के आएगा टीचर एग्जिस्ट करेगा? तुम कंपनी का पूछ रहे हो, टीचर चेक करने वाला कोई बचा होगा? पर मेरा डाउट है आप लोगों से, विल कंपनी एग्जिस्ट? यस, इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब या एटम बॉम्ब कांट डिस्ट्रॉय द कंपनी। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, कैन वी नाउ प्रोसीड? चलिए, व्हाट इज कॉमन सील? अब अगला सवाल, कॉमन सील क्या होती है? बेटा ये स्टैंप होती है। कॉमन सील एक स्टैंप होती है, मेटल की बनी हुई, ठप्पा हिंदी में बोलते हैं ठप्पा, मेटल की बनी होती है, इस पे कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्लियर? मेरा सवाल, ये कंपनी के ऑफिसर्स के पास पड़ी होती है, कंपनी के ऑफिसर संभाल के रखते हैं। कंपनी तो आर्टिफिशियल है, लेकिन आपने कल पढ़ा था जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके नाम पे होगा? तो कंपनी साइन कैसे करेगी बताओ? किसी कागज पे कंपनी को साइन करने हैं तो ये लोग अपनी क्या मार देंगे? कॉमन। अगर कॉमन सील लगा दी कंपनी की तो माना जाएगा किसने साइन कर दी है? क्या माना जाएगा? कंपनी ने साइन कर दी। क्या बोलते हो बच्चों? क्या बात क्लियर है? माना जाएगा कंपनी ने साइन कर दी। बच्चों ये 2015 तक तो कंपलसरी थी कंपनी को मेंटेन करनी, मतलब कंपनी के लिए 2015 तक कंपलसरी था इसको मेंटेन करना। 2015 में एक अमेंडमेंट आई, कोई बताएगा व्हाट इज अमेंडमेंट? अमेंडमेंट आई जिसने बोला कंपनीज के लिए कॉमन सील रखना अब ऑप्शनल है। कोई कंपनी कॉमन सील रखना चाहती है रखे, नहीं रखना चाहती, क्योंकि जमाना डिजिटल हो रहा है। आपको पता होगा जमाना डिजिटल की तरफ जा रहा है, और अभी भी हम ठप्पे मारते रहे, ये बात बेकार हो रही थी। 2015 में बोला कॉमन सील रखना अब, अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दो, अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर दें तो माना जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया। दोबारा दोबारा दोबारा, अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दो, कॉमन सील नहीं है तो कंपनी के कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर दे तो माना यही जाएगा कंपनी ने साइन किया। या फिर अगर कंपनी में सीएस है, सीएस क्या होता है मेरे बच्चों? कंपनी, अगर कंपनी ने सीएस अपॉइंट कर रखा है तो एक सीएस साइन कर दे और एक डायरेक्टर साइन कर दे, एक सीएस साइन कर दे और एक डायरेक्टर साइन कर दे। तो मेरा डाउट, आज के नीड में आज मैक्सिमम कंपनीज ने कॉमन सील को खत्म कर दी है, तो उनके यहां साइन कैसे हो रहे हैं मेरे बच्चों? या तो 2 डायरेक्टर्स कर रहे हैं या तो एक डायरेक्टर। और सीएस से साइन तभी करना जब तुमने अपॉइंट कर रखा है। मार्केट में सीएस को ढूंढने मत चले जाना, भाई सीएस साइन कर दे, भाई साइन कर दे, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपॉइंट कर रखा है तो सीएस से करवा लो, नहीं तो 2 डायरेक्टर्स। सर 2 डायरेक्टर ही ना हो तो? अबे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर रखने जरूरी हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर रखने जरूरी है। इसीलिए तो जरूरी है क्योंकि साइन करवाने हैं। क्या बात क्लियर है? तो मेरा सवाल पढ़िएगा, इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। ये वाला ये बंद हो गया, इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। एक मिनट आओ इधर, हाँ ये बंद हो गया, हाँ इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। मेरा डाउट, इट डॉक्यूमेंट बेयरिंग सील, हिंदी में बोलना डॉक्यूमेंट बेयरिंग सील, मतलब जिस कागज पे कॉमन सील लगी होगी, विल बाइंड कंपनी, मतलब बाइंड का मतलब उस कागज पे कंपनी लायबल होगी। जिन कागजों पे कंपनी की कॉमन सील लगी होगी उस कागज पे कौन लायबल होगी? लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 2015 अमेंडमेंट कॉमन सील इज ऑप्शनल। एक पॉइंट यहां ऐड करेंगे, बताओ, इन केस company does not have common seal, in case company does not have common seal, हाँ जी बच्चे, in case company does not have common seal, हाँ जी, document to be signed by, document to be signed by 2 directors or by a director and company secretary if appointed। चलिए,
चाय लेंगे आप थोड़ी थोड़ी? आज तो मौसम अच्छा है, थोड़ी थोड़ी चाय ले लीजिए। क्या सिखाया था कल आपको? ठीक है, मेरा डाउट। मैडम पीछे चाय लेंगे आप? इतना बढ़िया मौसम है, चाय तो होनी चाहिए। साथ में आलू गोभी के पकोड़े, पालक के पकोड़े? नहीं नहीं, चाय दीजिए सिर्फ। हाँ जी। बारिश यार पता नहीं इस बार मॉनसून दिल्ली में कैसा आया, मैं रोज देख रहा हूँ बहुत पेड़ गिरे हैं यार, इस बार पेड़ बहुत गिरे हैं। आपने देखी ये बात, ऑब्जर्व करी? पहले ऐसा नहीं था। हाँ जी, क्या बात? चलें जी अगले पॉइंट पे। कॉमन सील समझ आ गया? किसी को कॉमन सील पे कोई सवाल है तो पूछिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर, सेपरेट प्रॉपर्टी। ये तो आता ही है। बताओ बेटा, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे किसके नाम पे खरीदेंगे? रिपेयर करवाएंगे किसके नाम पे? इंश्योर कराएंगे किसके नाम पे? कल को बेचनी होगी किसके नाम पे? सब कुछ कंपनी के नाम पे होगा। कंपनी कैन ओन, ओन मतलब ओनरशिप, एंजॉय यानी यूज करना, डिस्पोज माने सेल करना, और चौथा वर्ड क्या है बेटा? इंश्योर करना। अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम पे? अपने नाम पे। सब कुछ अपने नाम पे करो। अच्छा, एक क्वेश्चन का मेरा डाउट का जवाब देना। कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी की बिल्डिंग है, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, क्या मैं अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा दूं? बिल्डिंग कंपनी के मैं इंश्योर करवा लेता हूं? हाँ नहीं। नो मेंबर, मेंबर वर्ड किसके लिए आ रहा है मेरे भाइयों? नो मेंबर हैज एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन कंपनीज प्रॉपर्टी। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? किसी भी शेयर होल्डर के पास कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब राइट टू इंश्योर। किसी भी शेयर होल्डर के पास इंश्योरेंस कराने का अधिकार नहीं होता कंपनी की प्रॉपर्टी को। ओके बच्चे, हाँ मेरा डाउट, क्या बात समझ आया? शेयर होल्डर प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस किसके नाम पे कराएगा? अपने नाम पे या कंपनी के नाम पे? उसकी पेमेंट भी कौन करेगा? तो मैं समझ आ गई बात। इस बेवकूफ को नहीं, यही नाम था मैकॉरा? इस बेवकूफ को नहीं समझ आया? मैकॉरा बेवकूफ था, इसको समझ ही नहीं आई बात। सुनना केस। हुआ क्या, मैकॉरा के पास बहुत पैसा था। एक टिम्बर कंपनी थी। टिम्बर क्या होता है मेरे बच्चों? लकड़ी। एक टिम्बर की कंपनी थी, मैकॉरा ने उसके 99% शेयर खरीद लिए मैकॉरा की तरह, सॉरी सैलोमन की तरह। एक टिम्बर कंपनी का सारा शेयर किसने खरीद लिया? मैकॉरा ने। मैकॉरा बहुत बड़ा शेयर होल्डर बन गया अपनी कंपनी का, ठीक है, डायरेक्टर भी बन गया। अब टिम्बर कंपनी के पास बहुत सारी लकड़ी होती है बेटा, वुड होती है ना, और डर होता ना आग लग गई तो सारी वुड खराब हो जाएगी, है ना। तो मैकॉरा ने सोचा सारी लकड़ी की क्या करवा देते हैं? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस करानी थी, मैकॉरा से गलती हो गई। मैकॉरा ने इंश्योरेंस कंपनी को बोला इंश्योरेंस कर दो। इंश्योरेंस कंपनी बोली लकड़ी किसकी है? मैकॉरा को क्या बोलना चाहिए और वो क्या बोल गया? उसे बोलना चाहिए था लकड़ी की इंश्योरेंस कर दो, मेरी नहीं है, किसकी है? बट उसने क्या बोला पता है? ओ मेरी लकड़ी है, मेरी कंपनी है, मेरा ही पैसा इस कंपनी में लगा है, मैं और कंपनी तो, और मेरी ये लकड़ी कर दो, अब मेरे नाम पे इंश्योरेंस कर दो। मैकॉरा बेवकूफ ने इंश्योरेंस किसके नाम पे करवा ली? अपने नाम पे। क्या ये गलती कर दी? इंश्योरेंस कंपनी भी उस जमाने में पूरा चेकिंग नहीं करती थी। वो इंश्योरेंस करने का लालच होता है ना, जल्दी जल्दी इंश्योरेंस कर दो, पुनः चेक किए, इंश्योरेंस कर दी। कुछ सालों के बाद लकड़ी को आग लगी, लकड़ी सारी जल गई। अब मैकॉरा ने इंश्योरेंस कंपनी को बोला लकड़ी जल गई, इंश्योरेंस पे करो। इंश्योरेंस कंपनी बड़ी चंट होती है, इंश्योरेंस जल्दी से कर देती है, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आए ना तो पूरी जांच पड़ताल करती है। अब कंपनी जब आई जांच पड़ताल करने, इंश्योरेंस कंपनी बोली ये लकड़ी तो कंपनी के ऑफिस में पड़ी थी। लकड़ी के बिल देखे, सारे बिल किसके नाम पे थे? बोली ये तो प्रॉपर्टी कंपनी की थी, और इंश्योरेंस किसके नाम पे हुआ पड़ा था? क्या अलग अलग नाम थे? तो इंश्योरेंस क्लेम पास या रिजेक्टेड? मैकॉरा को गुस्सा आ गया, मैकॉरा ने उठाया और इंश्योरेंस कंपनी पे केस कर दिया। मैकॉरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये इंश्योरेंस कंपनी का नाम था, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैकॉरा ने केस कर दिया, बोला सर इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे रहे। जज साहब बोले इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी बात रखी। जज साहब ने पूरा केस समझा और बोला मैकॉरा टिम्बर किसका था? कह रहा सर मेरी कंपनी का था।
जैसा बोले ये मत बोल मेरी कंपनी का था, तेरे को समझ नहीं आ रहा? सैलोमन भाई ने समझाया था कि कंपनी और हम, टिम्बर तेरी कंपनी का नहीं था, उसी कंपनी का, तू उस कंपनी का शेयर होल्डर है, मालिक बनने की कोशिश मत कर, तू अलग है, तेरी कंपनी। अगर टिम्बर कंपनी का था तो इंश्योर भी किसके नाम पे होना चाहिए था? लेकिन तूने बेवकूफ अपने नाम पे इंश्योर करा के गलती कर दी। सॉरी, क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैकॉरा केस जीता बेटा या हार गया? हार गया। हाँ जी बोलो जी, क्या बात क्लियर है? यस, मैकॉरा केस हार गया, यही केस के अंदर आया था। सब बच्चे ये 4 पॉइंट पढ़ के आओ। हाँ, रूल अलग होता, हाँ तब तो रूल अलग होता। अभी मैं इस पे जवाब देता हूँ, इन सबको पढ़ने दो। हाँ, बोलो बच्चे, फीचर समझ आ गया ये वाला? आवाज नहीं आई? मैं फिर बोल रहा हूं, ये केस लिखने को नहीं आएगा, बट केस के जैसी स्टोरी आ जाएगी, जहां पे आपको यही फासला, यही लिखना होगा आंसर में जो इस केस में हुआ था। क्या बात क्लियर है? अब बच्चा एक डाउट कह रहा है, सर मान लो ये इंश्योरेंस, ये जो टिम्बर था, ये कंपनी का ना हो के पार्टनरशिप फर्म का होता। अगर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी होती है तो मैंने कल बोला था प्रॉपर्टी फर्म की नहीं होती, तब क्या पार्टनर अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा सकता था? तब क्या उसको क्लेम मिलता? आंसर वाज यस, क्योंकि प्रॉपर्टी पार्टनर्स के नाम पे होती है, ठीक है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। चलें, यहां तक क्लियर है? ओके, अब कंपनी के फीचर्स को सम अप करेंगे। कितने फीचर है बेटा कंपनी के? फीचर यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर, चौथा फीचर, पांचवा फीचर और 6th फीचर। कोई डाउट किसी को? हाँ जी बेटा, उसी का पॉइंट अलग से बना के दे दिया मॉड्यूल ने, तो मैं भी क्या करूं, मेरे को भी समझाना पड़ रहा है ना मेरा डाउट। और कोई सवाल किसी को? क्लास थोड़ी स्लो चल रही है आज, ये ठीक है? स्लो चल रही है बेटा? बोर हो गए? यार मैं उठ खड़े होकर पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को अलाउड नहीं है। आपको समझ आ गई होगी बात। अब मैं खड़ा हो गया तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। कौन, देखो 3-3 स्क्रीन पे चल रही हैं, कौन क्या लिख रहा है वो तीनों स्क्रीन को देखना पड़ता है। कंप्लेंट हो गई थी कल भी, पिछले बैच में भी हो गई, कल भी हो गई, सर हमारे डाउट्स ही नहीं पढ़ते। तो ऊपर से ऑर्डर आया कि डाउट्स प्लीज़ देखिए बच्चों के। बच्चों के ना शुरू के 3-4 क्लासों में डाउट होते हैं, 5 क्लासों में, उसके बाद जोश, समझ गई इशारा? 5-6 क्लास होते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता, सब बैठे रहते हैं। मैं एक दिन एक बच्चे को मैंने पूछा, मैं कहा बेटा आप डाउट नहीं पूछते? कहता देखो सर सब कुछ समझ आ रहा है तो डाउट क्या पूछने, पंगे क्या लेने कंसेप्ट के साथ जब कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। मैं कहा शुक्र है इतनी अकल आ गई है ना। देखो डाउट, कायदे से डाउट कब आना चाहिए? जब कोई बात अनरीजनेबल लगे, या तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अब इस बच्चे ने एक बात पूछी मुझे अच्छी लगी, कहते सर सपोज करो ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की होती, ये बात अलग थी कुछ ना, कि कंपनी की जगह ये प्रॉपर्टी, तो फिर तो पार्टनर अपने नाम पे इंश्योरेंस, ये चीज़ एक्स्ट्रा, ये मुझे अच्छी लगी। बच्चे अलग अलग बात, अभी तक किसी बच्चे ने फालतू डाउट नहीं पूछा, डाउट सबके अच्छे हैं, बच्चे सोच पा रहे हैं। हाँ जी, मेरा डाउट, भाई साहब तुम डाउट ज़्यादा पूछ रहे हो, तुम्हारे नंबर कितने आए थे 12th में? 90, 94, 92, ठीक है नंबर फिर तो। अच्छा वैसे मेरे को समझाना, आज के दौर में 2025 में 12th में कितने नंबर वाले को अच्छा माना जाना चाहिए? 90, 98 को अच्छा मानेंगे? 98 आ जाते हैं बच्चों के नंबर, 98%। 95, 90 वाले तो यार बहुत अच्छे होते थे पहले टाइम में, अब 90 आ जाते हैं बच्चों के आराम से। अगर आराम से आ जाते हैं तो फिर आए बेकार है 90 वाला। हाँ ओके, अभी क्या बेंच में 95? आप में से कुछ हैं जिनके 95 प्लस हैं? 90, वाह। और फिर कैसे आ गए भाई? तुम्हारे कितने बेटा? 94। और कोई?
अबे 97 3%, भाई क्या करते हो? ये सीबीएसई कैसे नंबर बांट रहा है भाई? हमारे टाइम में तो रो पिट के नंबर देता था। आई स्टिल रिमेंबर बीएसटी में मेरे 95 थे बीएसटी में। मैं अशोक विहार, किसी ने जगह का नाम सुना? अशोक विहार। अशोक विहार में मेरा स्कूल था, माता जगह पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से मैं पास आउट हूँ। पूरे अशोक विहार नॉर्थ दिल्ली में ना वो एक हवा बन गया था कि भाई एक सरदार लड़का है, उसके बीएसटी में 95 आए हैं। मतलब इतना ज़्यादा हवा था 95 उस टाइम पे। मेरे पापा ने बोला था, हम सरदार लोग हैं, हमें बुलेट का बहुत शौक होता है, बुलेट बाइक का। पापा ने कहा था अकाउंट्स में अगर 100 आउट ऑफ 100 आए ना तेरे को मैं बुलेट लेके दूंगा। माई अकाउंट्स वॉज वेरी गुड। तो आई स्टिल रिमेंबर पापा ने कहा 100 आने चाहिए, एक भी नंबर कट गया तो बुलेट नहीं मिलेगी। कॉलेज जाना था तो मैं लगा हुआ अकाउंट्स लिखने में। अब भाई सब किस्मत देखो कितनी ख़राब है। पेपर देख के मैं पहले तो बहुत हंसा, मैं ये क्या यू लाइक होते थे हमारे टाइम में, यू लाइक सैम्पल पेपर्स। मैं कहा सारा पेपर तो यू लाइक से आया, फिगर भी चेंज नहीं करी इन्होंने बेवकूफ़ों ने। मैं हंस रहा हूँ पेपर पे, मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं कहा पापा बुलेट तैयार करो बस। मैं आया पेपर लिख के, आई रोटेड दी पेपर इंटायरली। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ जो गलती मैंने करी तुम मत करना कभी। पेपर ना मेरे को लगा मुझे सारा आता है, तो मैं थोड़ा सा ना कैजुअल हो गया। कैजुअल वर्ड समझते हो ना? कैजुअल हो गया, अरे चल ना चल 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 होता जा रहा है। अब पेपर देके जब मैं बाहर निकला ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे बाहर खड़ा वेट कर रहा, कह रहा है भाई कैसा गया? मैं बढ़िया गया, डिस्कस करते हैं पेपर। डिस्कशन हो रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता था, आज भी पता नहीं आता नहीं आता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया ना, मैंने उसमें ना डब्बा होता है बना हुआ, सारी फिगर्स होती है, फिर नीचे पैराग्राफ लिखा होता है। पैराग्राफ में ना वहां लिखा हुआ था द ओपनिंग कैश बैलेंस इज नेगेटिव 10,000। 10,000 पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था। आपको मेरी बात समझ आया? 10,000 पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था नेगेटिव 10,000। अब हम अकाउंट्स वाले लोग होते हैं, हमें तो 10,000 जब तक ऐसे नहीं लिखा होगा हम मानेंगे नहीं नेगेटिव है। उन्होंने बदतमीजों ने इंग्लिश में लिख दिया। हाय मैंने पढ़ा नहीं, मैंने तो कैश बैलेंस देखा, अच्छा 10,000 पॉजिटिव है, चलो, था वो नेगेटिव। मैं बाहर आया, पेपर डिस्कस हुआ, मेरा 10,000 की वजह से आंसर खराब हो गया। 10,000 मेरे फिगर ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड होगी है ना। बाकी सब मेरे तो रोना निकल गया। मैंने कहा यार इतना बड़ा ब्लेंडर। एंड आई वाज सेइंग भगवान सिर्फ क्या ओपनिंग बैलेंस ही तो गलत लिखा है ना, बाकी सारी एडजस्टमेंट तो मैंने एक आधा नंबर काट लो। पापा को मैं मना लूंगा, 99 भी आ गए तो बाइक तो मिल ही जाएगी। लेकिन वो इतना डैश एग्जामिनर था, मैं तुम्हारे सामने क्या गाली दूं उसको। 4 नंबर का क्वेश्चन था कैश फ्लो का, 4 के 4 उड़ा दिए। आई स्कोर 96 एट दैट टाइम। वो भी हाईएस्ट थे मेरे स्कूल में, बट 96 थे। मैं भी पढ़ता था उस टाइम पे, बड़ा अच्छा मजा आता था पढ़ने में। हाँ जी, तो अभी भी नंबर अगर आपके मेरे 90 पॉइंट कुछ थे, 90.5 या 90.6 थे बेस्ट स्कोर। अभी नंबर 96 97 आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई आसान हो गई है, ये बोल के मैं आपकी इंसल्ट नहीं करूँगा कि आज की पढ़ाई आसान है, हमारे टाइम की पढ़ाई, ऐसे बोलते हैं ना आपके पेरेंट्स या कुछ सीनियर लोग बोलते होंगे आज की पढ़ाई तो बहुत आसान है, पहले की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल थी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज ना पढ़ाई आसान नहीं है, आज डिस्ट्रैक्शन के सोर्स बहुत है। आज बंदा 5 मिनट फ़ोन के बिना नहीं बैठ सकता। फ़ोन में दुनिया भर की चीज़ें हैं। हमारे टाइम में ऐसी कोई भी डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं थी। फ़ोन तो 2002 में, मैंने आपको पता 2002 में मोबाइल फ़ोन लेना एक लग्जरी था। हमारे पापा के पास हुआ करता था, उसकी इनकमिंग पे भी चार्ज लगता था, आउटगोइंग पे भी चार्ज लगता था। 5 रुपये या 10 रुपये आउटगोइंग थी 1 मिनट, 5 रुपये इनकमिंग थी 1 मिनट। तो वो मोबाइल रखना एक लग्जरी होता था 2001 में। तो फ़ोन तो दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते। अभी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, बट अगर आपने नंबर स्कोर किए बहुत अच्छी बात है। चलो, बच्चे, कंपनी लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड, इंश्योरेंस हमेशा किसके नाम पे होगी? कंपनी के नाम पे, कभी भी किसी शेयर होल्डर के नाम पे नहीं हो सकती बेटा। सेपरेट प्रॉपर्टी यही कहना चाह रही है बेटा। हाँ जी, थैंक यू मैम। चलिए, आपने तो नहीं लेनी ना चाय? देखो कर्टेसी है, पूछना पड़ता है। चाय लेंगे थोड़ी थोड़ी? क्या बोलना है? नहीं सर, ओके। फीचर्स क्लियर हैं। अब ध्यान से सुनना, एक वर्ड है कॉर्पोरेट वेल।
ना व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल? अलर्ट, कॉर्पोरेट वेल, वेल होता है पर्दा। वेल की हिंदी क्या होता है? वेल क्या होता है? एक, इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो, एक पर्दा होता है, पर्दे के सामने फ्रंट पे बैठी है कंपनी और पर्दे के पीछे बैठे हैं शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, ये सब पर्दे के पीछे बैठे हैं। और पर्दे के फ्रंट पे कौन बैठा है? पब्लिक को कौन दिखती है? पब्लिक को पर्दे के पीछे बैठे लोग नहीं दिखते। ये इमेजिन किया जाएगा। क्या बात समझ आई? ये लोग दिमाग लगाते हैं, काम ये करते हैं, लेकिन तारीफ किसकी होती है? और गालियां भी किसको पड़ती हैं? कंपनी को। इन्हें कुछ नहीं कहा जाता। लोग कहते हैं इमेजिन करो एक पर्दा है, पर्दे के पीछे ये लोग बैठे हैं, पर्दे के सामने कंपनी बैठी है। ये पर्दा इन लोगों को एक कर रहा है या पर्दा इन्हें अलग अलग कर रहा है? ये पर्दा है तो हम बोलेंगे सेपरेट लीगल, कमन फास्ट। ये पर्दा है तो बोलेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन अगर ये पर्दा उठ गया, मतलब समझेंगे, जब तक मान लो शेयर होल्डर ने कोई, डायरेक्टर ने कोई लोन लिया, लोन किसने लिया? लेकिन चुकाएगा डायरेक्टर या कंपनी? लोन अपने लिए थोड़ी ना लिया, किसके लिए लिया है? तो कौन चुकाएगा? अगर डायरेक्टर से छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो लायबल वो होता है या कंपनी होती है? अगर डायरेक्टर ने जीएसटी कम जमा करा दिया, लेट जमा कराया, तो पेनल्टी किस पे लगती है? डायरेक्टर पे या कंपनी पे? यानी ये जो कुछ भी करेंगे ये लोग लायबल या दे आर नेवर लायबल? ये लोग लायबल नहीं होते। लायबल कौन होती है हमेशा? ये लोग जो मर्जी करे पीछे बैठ के, इनके डिसीजन सही हो या गलत हो, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। किसको पकड़ा जाएगा? कंपनी को। यानी जब तक पर्दा है तब तक ओनली कंपनी इज लायबल। लेकिन अगर इस बात का इन लोगों ने मिसयूज किया, अगर शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज के मन में यह बात आ गई हम तो जो मर्जी करें, हमारी तो कभी लायबिलिटी होती ही नहीं है, लायबिलिटी तो किसकी होती है? अगर इनकी इंटेंशन में फ्रॉड आ गया, इनकी इंटेंशन गलत हुई, तो लॉ मेकर क्या बोलता है? मैं पर्दा उठा दूंगा, आई विल लिफ्ट दी पर्दा, मैं पर्दा उठा दूंगा या फाड़ दूंगा। पर्दा उठ गया, पर्दा उठ गया तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, मतलब अब ये लोग एक हो जाएंगे। अगर ये कुछ गलती करेंगे तो कंपनी लायबल नहीं होगी, यही लोग लायबल होंगे। जब तक पर्दा है, याद रखना, जब तक पर्दा है इन लोगों की कोई लायबिलिटी। बट अगर पर्दा उठ गया तो जो बंदा गलत काम कर रहा होगा उसकी लायबिलिटी होगी। लॉ कहता है मुझे पर्दा उठाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर गलत काम करोगे पर्दे के पीछे बैठ के तो पर्दा उठाना पड़ेगा। उठाने को क्या बोलते हैं बेटा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। पहले कॉर्पोरेट वेल पढ़ते हैं, अभी मैं एलैबोरेट करूंगा इन चीजों को और, ठीक है? नींद तो नहीं आ रही बच्चों? थोड़ी थोड़ी खाना खा के आए होगे, थोड़ी बहुत तो आई जाती है। हाँ, मेरी क्लास लेट हो गई है, अभी 2-4 दिन लेट ही रहेगी, 2-4-5 दिन। एक्चुअली क्या है कि 3 बजे मेरी इंटर की क्लास खत्म हुई है और 5-7 मिनट ऊपर ही हो जाती है बच्चों के डाउट वगैरह सुनने में। 3-5-3-7 हो गए थे, बच्चे आके बैठ रहे थे तो मैं जा रहा था यहाँ से बाहर। 3:10 पे शायद मैं गया हूँ, मुझे लंच भी करना होता है भाई लोग, 10 मिनट तो लगेंगे लंच करने में, तो मैं भागा भागा 3:20 पे आ गया। 30-25 पे आया हूँ शायद, है ना क्लास में? 3:30 पे शुरू करी है, 3:30 पे आया, खाना मैंने बढ़िया से खाया आराम से बैठ के, है ना? बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम कौन सा डे, आज कौन सा डे है? ये रोज ही है ये दिक्कत। सर को बोलना पड़ेगा कि इसको 3:30 कर दें कुछ दिन के लिए, अभी 15 दिन के लिए 3:30 to 5:30, क्योंकि मैं 3 बजे वहाँ ख़त्म करूँगा क्लास। अब फाउंडेशन की क्लास भी कल 3 बजे ख़त्म होगी, है ना? 3 बजे क्लास ख़त्म करके यहाँ पे 3:15 तक आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों के डाउट्स भी होते हैं, उनके बातें सुनो, फिर वहाँ से निकलो, कुछ खाना पीना। कल मैंने क्लास 5:30 छोड़ी थी, प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी किसी को? हाँ,
3:30 to 5:30 कर दें तो दिक्कत तो नहीं है। अभी नहीं करा मैंने ऐसा कुछ भी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, है ना, क्योंकि देखो कल तो बुक्स इशू हुई थी इसलिए लेट हो गई थी क्लास, है ना। आज ब्रेक का टाइम कम है इसलिए लेट हो गई, तो मैं बात करता हूँ एक बार, अगर सर को प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो 3:30 कर देते हैं। ग्रुप में आ जाएगा मैसेज अगर कुछ होगा चेंज तो, है ना। ग्रुप बना हुआ है ना आप लोगों का? मैं हूँ उस ग्रुप में अभी या नहीं हूँ? क्या नाम है ग्रुप का? CA फाउंडेशन जनवरी 26। मैं नहीं हूं अभी इस ग्रुप में शायद। चलो देखते हैं, आओ। मेरा सवाल, कॉर्पोरेट वेल क्या है? कंपनीज रिगार्डेड एज ड्यू टू आ, कोई बच्चा बताएगा फिक्शनल वर्ड का मतलब कल क्या बोला था? एक इमेजिनेशन करो कि पर्दा है, असली में कोई पर्दा नहीं है, ये बस एक इमेजिनेशन है। दिस वेल, वेल मतलब पर्दा, मेक्स कंपनी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। किसी को मेरी बात समझ आया? जब तक ये पर्दा है तब तक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और ऑफिसर से, इफेक्ट ऑफ दिस वेल इज दैट मेंबर्स एंड will not be liable for the, क्या बात क्लियर है? कंपनी alone will be liable for its debts and contract। कंपनी खुद ही लायबल होगी अपनी चीजों के लिए, लेकिन ऐसा कब तक होगा बेटा? जब तक पर्दा, क्या बात क्लियर? लेकिन अगर पर्दा उठ गया तो क्या होगा? इन केस वेल इज लिफ्टेड, सेपरेटली कंसेप्ट विल, मेंबर्स एंड ऑफिसर मे बी, एंड दैट टू दे मे हैव, इन लोगों को लायबल बनाया जाएगा, और अगर इन्होंने गलत काम किया होगा तो इनकी लायबिलिटी शायद क्या कोर्ट क्या कर दिएगा? अनलिमिटेड। ऐसा कब होता है? कोई बताएगा पर्दा कब उठता है? मैंने क्या लिखा? अंडर, पहला सिचुएशन क्या है? कोई बताएगा? स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मतलब लॉ में बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें पर्दा उठा है। एक नहीं, लॉ में बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें पर्दे उठे हैं। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब कोर्ट के बहुत सारे केसेस हैं जिनमें पर्दे उठे हैं। ये आप इंटर में पढ़ोगे, ये मैं फाउंडेशन में पढ़ा देता हूं। सेक्शन इंटर में पढ़ोगे, केसेस मैं फाउंडेशन में करा देता हूं। ठीक है, बोलो, शुरू करूं केसेस? देखिए बेटा, लिफ्टिंग अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कोर्ट, हाँ ठीक है। क्या हुआ, उदास क्यों लग रहे हो? हाँ, कितने पॉइंट्स हैं मेरे बच्चों जिनमें कोर्ट ने पर्दा उठाया है? 5 केसेस हैं जिनमें कोर्ट ने पर्दा उठाया। पहला केस, हाँ, आपने शेयर खरीद रखे उस कंपनी के। अब सवाल उठता है, अभी थोड़ा सा वेट कर ले, ये 5 पॉइंट पढ़ ले, तेरा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। पहला पॉइंट, कोई बच्चा हेडिंग डालेगा? क्या हेडिंग है बच्चे? फ्रॉड। 2 केस हैं बेटा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी का भी और जोन्स वर्सेस लिपमैन का भी। मैं पहले गिलफोर्ड का केस कराता हूं। मेरा वैसे एक रूल होता है, मैं एक दिन में 1 पेज कराता हूं। समरी में टोटल 50 पेज है, मैं 1 पेज एक दिन में कराऊंगा तो 50 पेज 50 क्लास। पिछली बार मेरे को 52 क्लासेस लगी थी, तो इस बार भी मैंने यही सोचा हुआ 52 नहीं तो 53 लग जाएंगी। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, आइए, कल की क्लास में ना हमने 1 पेज नहीं खत्म किया था। कल स्टार्टिंग थी ना, इंट्रोडक्शन देने में टाइम लग गया था। कल तो शायद मैंने आपको बहुत ही थोड़ा सा पढ़ाया था, है ना। आज थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज करा दूंगा, कोटा पूरा कर दूंगा। अभी तो 4:30 ही हुए हैं। कैन वी प्रोसीड? अरे केस सुनना, बहुत प्यारा केस था, फ्रॉड। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस ऑन। अभी 5 मिनट बाद आते हैं फ्रॉड पे। पहले ये वाला केस देखो, कहां गया? टू अवॉइड, पहले ये सीखते हैं, अवॉइड टैक्सेस। मतलब बंदे ने कंपनी बना के कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट इस्तेमाल करके टैक्स की चोरी कर ली। ओ भाई साहब, देखना क्या किया। सर धिनशाह मानिक नाम के एक पर्सन थे, सर धिनशाह मानिक जी, पैतित पारसी थे। हाँ, सर वर्ड अंग्रेज लोग किसी अमीर आदमी के नाम के आगे लगाते थे, अंग्रेज लोग लगाते थे वर्ड सर किसी रईस आदमी के नाम के आगे।
तो सर दिनशा मानिक कहते थे, एक बहुत ही रॉयल आदमी थे, ठीक है, इनके पास बहुत पैसा था। इन्होंने, मैं आज की भाषा में लिख देता हूं, मान लो 50 लाख रुपया था, मान लो इन्होंने इस पैसे को इन्वेस्ट कर रखा था अपने नाम पे, मान लो रिलायंस में या टाटा में, एक एग्जांपल को समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं। इन्होंने क्या कर रखा था, पैसा इन्वेस्ट, 50 लाख रुपए उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा था जो इनको 10% रिटर्न देती थी। कितना रिटर्न? इनको 50 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट आता था या डिविडेंड आता था। वर्ड सुना है आपने, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड? 50 लाख रुपए के ऊपर 10% कितना आता है, कोई बताएगा? एक मिनट, 40 कर दो, 40 लाख, कैलकुलेशन तभी सिंपल हो जाएगी। 40 लाख पे 10% कितना आता है? 4 लाख। उस जमाने में टैक्स का एक रूल होता था, कोई कितना भी कमाएगा 1 लाख उसकी इनकम माफ हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और बाकी जो बचेगी उसे बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। क्या बोलेंगे? जिस पे टैक्स लगेगा 30%। तो 1 लाख इनका एग्जेम्प्ट हो गया, बाकी कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख पे 30% कितना हुआ? इनको टैक्स कितना जमा कराना पड़ा? 100 साल पुराना केस है, मतलब 100 साल पहले सर दिनशा मानिक को 90,000 का टैक्स जमा कराना पड़ गया। मेरे जैसे तो आज नहीं कराएंगे 90,000 टैक्स जमा। सर दिनशा मानिक को 100 साल पहले 90,000 जब जमा कराने को बोला, उन्हें बहुत गुस्सा आया, कह रहे यार ये क्या बात है, इतना टैक्स देना पड़ेगा, चलो दे देते हैं। उन्होंने 1 साल तो टैक्स दे दिया, अगले साल चालाकी करी। सर दिनशा मानिक ने अगले साल क्या किया? कितना पैसा था सर दिनशा मानिक के पास? उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था रिलायंस में या टाटा में। उन्होंने क्या किया? 4 कंपनियां बनाई, ABCD, अपना 10-10 लाख चारों कंपनियों को दे दिया। मतलब चारों कंपनियों के 10-10 लाख के क्या खरीद लिए? शेयर्स। और अब इन कंपनियों को बोला तुम जाके रिलायंस में इन्वेस्ट कर दो। चारों कंपनियों ने रिलायंस में क्या कर दिया? किसके नाम पे इन्वेस्टमेंट हुई? दिनशा मानिक के नाम पे या इन कंपनियों के नाम पे? तो इनकम किसको आई? 10% आती थी। 10 लाख रुपए अगर इस कंपनी ने लगाया तो कितना आया? इसको भी कितना आया? इसको भी, इसको भी। और एग्जेम्प्ट कितना था? इसका भी 1 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, इसका भी 1 लाख, इसका भी 1 लाख। टैक्स कितना देना पड़ा किसी भी कंपनी को? क्या चारों कंपनियों को उन चारों कंपनियों की इनकम 1-1 लाख रुपए थी और 1-1 लाख की एग्जम्पशन की लिमिट थी, तो चारों कंपनियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। उसके बाद चारों कंपनियों ने अपनी इनकम उठाई और दिनशा मानिक नाम के बंदे को लोन दे दिया, एक प्रिटेंडेड लोन। प्रिटेंडेड मतलब नकली लोन। चारों कंपनियों ने 1-1 लाख निकाला और किसको दे दिया? दिनशा मानिक को। और नाम क्या लिख दिया? लोन दिया है। ऐसा लोन जिस पर दिनशा मानिक कोई भी ब्याज नहीं दे रहे थे, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा लोन जो दिनशा मानिक ने कभी भी रीपे, बस दिखावे के लिए वो लोन था, लेकिन कभी भी ब्याज नहीं दिया, ना ही उसको। दिनशा मानिक के पास उनका 4 लाख वापस आ गया, बट एज अ इनकम या एज अ लोन। क्या 4 लाख पे कोई टैक्स गया या नहीं गया? लेकिन पिछले एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो, क्या 4 लाख पे 90,000 चला गया था? तो दिनशा मानिक ने अपना 4 लाख पे 90,000 कैसे बचाया? किसी को डायग्राम समझ आया? उसने 40,000 था तो 4 लाख 40 लाख था, तो उसने जानबूझ के 4 कंपनियां बनाई। मेरी बात समझ आई आपको? जब ये बात उस जमाने के इनकम टैक्स कमिश्नर को पता लगी तो उन्होंने इसको पूरा स्टडी किया और अच्छा ऐसे बोला। अब इनकम टैक्स वालों ने दिनशा मानिक पे केस करके बोला, सर देखिए ये क्या बदतमीजी कर रहा है, इसने 4 कंपनियां बनाई हैं और अपनी इनकम को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और वो 4 इनकम से एग्जेम्प्ट करा ली और उन कंपनियों से क्या लेके बैठ गया? देखिए सर टैक्स की चोरी कर रहा है दिनशा मानिक। दिनशा मानिक बोला, हाउ डेयर यू सेड मी आई एम अ टैक्स एवेडर, आई एम नॉट चोरिंग टैक्स। मैं कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी दलील रख रहा है, दिनशा मानिक कह रहा है मैंने गलत क्या किया, मैंने 4 कंपनियां बनाई हैं। हाँ, चारों कंपनियों को कितना कितना शेयर खरीदा? चारों कंपनियों में। अब वो 4 कंपनियों ने क्या कमाया, कितना उनका टैक्स बना, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। मैंने तो उन 4 कंपनियों से लोन लिया है। हाँ, दिनशा मानिक अपने चौड़ में बोल रहा है, भाई साहब उस जमाने का रईस आदमी है, वो मान ही नहीं रहा मैंने गलती करी है। कोर्ट बोला दिनशा मानिक को आप जाइए,
इनकम टैक्स कमिश्नर बोला सर, कहते जाने दो। जाते जाते दिनशा मानिक बोला थैंक यू सर, बस हमारे 2 क्वेश्चन आंसर दे देना जरा। कोर्ट ने दिनशा मानिक को बोला जाते जाते बस 2 क्वेश्चन आंसर दे जाओ। कहता है सर पूछिए। दिनशा मानिक अपनी फाइल पैक कर रहा है, अपने कपड़े ठीक कर रहा है, जाने की तैयारी में है। कोर्ट ने बोला सब कुछ सही, आपकी बात सारी सही, बस 2 क्वेश्चन का आंसर दो और चले जाओ। पहला क्वेश्चन, आपने 4 कंपनियां बनाई हैं, इन चारों कंपनियों के ऑफिस कहां पे हैं और ये 4 कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं? आपने 4 कंपनियां बनाई होंगी तो चारों कंपनियों का कहीं ना कहीं तो ऑफिस खोला होगा, और चारों कंपनियां कोई ना कोई तो धंधा बिजनेस करती होंगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा भी सुन जाओ, आपने लोन लिया है तो इस पे आप ब्याज तो दे रहे होंगे, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं आप और कितने टेन्योर के लिए आपने लोन लिया है? लोन एग्रीमेंट दिखाइए जरा। भाई लोन लिया है तो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, और लोन का टेन्योर होता 10 साल के ले लो, 20 साल के ले लो, फिर आपको पैसा क्या ईएमआई वगैरह आप कितनी पे कर रहे हो वापस, जरा दिखाओ एक बार लोन के एग्रीमेंट। बस ये 2 क्वेश्चन के जवाब दे दो और चले जाओ। आपने बड़े चौड़े में बोला कि आपने 4 कंपनी बनाई, मैं तो कह ही नहीं रहा कंपनी बनानी इलीगल या लीगल, बट कंपनी बनाई है तो ऑफिस तो होंगे ना। दिनशा मानिक चुप हो गया। क्या बात है दिनशा मानिक, ऑफिस नहीं है या मिल नहीं रहे? दिनशा मानिक जैसा बोले, अब आप मेरी सुनो, आपने कंपनी बनाई होती प्रॉपर तो उनके ऑफिस खोलते, उनसे कोई धंधा करवाते। आपने तो सिर्फ पेपर्स पे 4 कंपनियां बनाई हैं ताकि इनकम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सके। कंपनी बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई आपने, सिर्फ टैक्स की चोरी करने के लिए बनाई। और आपकी कंपनियां आपको बिना ब्याज के लोन दे रही है। कभी भी लोन बिना ब्याज के तो होता ही नहीं है, और ऐसा लोन जिस पे आप कोई ईएमआई भी नहीं चुका रहे। ये तो दिख रहा है कि लोन है ही नहीं है, ये तो नाम लोन की एंट्री पास की गई है बट ये लोन है ही नहीं। दिनशा मानिक ये बातें प्रूफ कर रही हैं कि ये चारों कंपनियां आपकी ही हैं, और ये कंपनियां बनाई सिर्फ टैक्स की चोरी करने के लिए गई। अब आप ध्यान से सुनना दिनशा मानिक, 4 कंपनी और 5वें आप। वैसे तो बोर्ड पे कितने लोग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 है ना। हम इन 5 को 5 नहीं मानते, 1 मानते हैं। आपकी कंपनी और आपके बीच का पर्दा उठ गया। आप और आपकी सारी कंपनियां 5 लोग हो या 1 ही हो? 1 ही है, और 1 बंदे को सिर्फ 1 बार एग्जम्पशन मिल सकती है, बाकी के ऊपर तो आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। 100 साल पहले भी देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिमाग कैसे थे लोगों के। हालांकि सीए नहीं होते थे 100 साल पहले, सीए के छोटे फोरफादर्स होते थे, उनको बोलते थे सर्टिफाइड ऑडिटर्स। उनका दिमाग भी कितना तेज था। 4 कंपनियां बनवा दी और इनकम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि टैक्स की चोरी कर सके। क्या कंपनियां सही पर्पस के लिए बनी या गलत पर्पस के लिए? तो क्या पर्दा रखना चाहिए या पर्दा उठ जाना चाहिए? चलो अगर आपको समझ आया तो माइक लेके कोई बच्चा बताएगा, अगर पर्दा मेंटेन करते तो फैसला क्या आता? पर्दा मेंटेन रहता तो फैसला क्या आता? हाँ जी, कोई बच्चा आंसर दे पाएगा? पर्दा मेंटेन रहता तो आंसर क्या होता? देना माइक जरा। सर उसकी लोन पेमेंट की कोई कंडीशन बना देते, या ईएमआई वगैरह कुछ उसका प्लान बना देते। नहीं, अगर पर्दा मेंटेन्ड होता तो कोर्ट क्या बोलता? पीछे देना, आप साथ लेको देना। अगर जो वेल है वो नहीं उठाया जाता तो फिर क्या कहते हैं, हम कंपनीज को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाता और एग्जेम्प्टेड रहता टैक्स। बिल्कुल ठीक बोला। अगर पर्दा मेंटेन रहता तो कोर्ट कहता भैया सब कुछ सही है, कंपनियों ने जो दिनशा मानिक को दिया वो भी सब कुछ बिल्कुल सही है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। बट यहाँ पर्दा क्यों नहीं मेंटेन किया? क्योंकि पर्पस गलत था। आप में से कोई स्मार्टली बताएगा कि दिनशा मानिक ने जब इतनी प्लानिंग करी तो 1-2 काम कौन से उसने कमी छोड़ दी थी जिस वजह से वो फंसा?
क्या उसे चारों कंपनियों का ऑफिस खोलना चाहिए था? क्या चारों कंपनियों का छोटा मोटा बिजनेस दिखाना चाहिए था? यस और नो? क्या चारों कंपनी के ऑफिस में एक दो स्टाफ रखना चाहिए था ताकि दिखे कि जेन्युइन बिजनेस? और क्या लोन के लिए एक प्रॉपर लोन एग्रीमेंट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता? अरे कंपनी को पहले ब्याज दे देते, फिर कैश में चुपचाप उससे ले लेते। लेकिन बुक्स में सब कुछ सही से शो करते तो फंसते या नहीं फंसते? आज भी इंडिया में ऐसा लोग कर रहे हैं, कंपनियां बना बना के टैक्स की, लेकिन इतनी स्मार्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करवा रहे हैं कि गवर्नमेंट की नजरों में नहीं आ रहा। क्या मेरी बात क्लियर? ये तो सर दिनशा मानिक का केस 100 साल पहले गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, लेकिन आज भी केस है जो नहीं पकड़ पा रही गवर्नमेंट, क्योंकि सीए लोग इतने स्मार्ट हैं। फाउंडेशन में तो सीए को हम ये केस सिखा देते हैं, चोरी तो हम फाउंडेशन में ही सिखा रहे हैं। अब बात को समझो, तो इंटर फाइनल तक तो वो कहाँ चला जाएगा ब्रेन, और फिर प्रैक्टिस में जाएगा तो ब्रेन का तो लेवल ही कुछ और हो जाएगा, प्रो हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे तोड़ निकाल लेंगे सीए के पकड़ ही नहीं सकते आप उनको। हाँ जी बच्चे। अगर उसने बोला होता कि मैं फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी से इन्वेस्टमेंट पर्पज से, और अगर आज के स्टेटस पे देखा जाए तो लैपटॉप के थ्रू बिना ऑफिस के हो सकता है वो। हाँ, और अगर लोन को नहीं दिखाता, वो कहता कि मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ अपना जो भी मुझे मिल रहा है, तो वो भी वैलिड होता, प्रूफ दिखाना पड़ता सारा। वो भी एक सिचुएशन बन सकती थी, ठीक है, प्रूफ दिखाता बस उसका। हाँ जी बेटा, क्या बात क्लियर? ओके माही, मेरा डाउट। हाँ जी भव्यांश एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भव्यांश का। भव्यांश कह रहा है कि पर्दा जब उठ जाता है तो उसके बाद फिर एक ही उसी समय उठता है या परमानेंट उठ जाता है? पर्दा परमानेंट उठ जाता है, और पर्दा उठने के बाद जो गलत काम करते हैं उन्हें लायबल बनाया जाता है। और अगर हम इस केस की बात करें तो अब ये पर्दा उठ गया, क्या टैक्स देना पड़ेगा? तो उसके बाद ये 4 कंपनियां चल पाएंगी या कंपनी शट डाउन करा दी जाएंगी? इन्हें वाइंड अप कर दिया जाएगा कंपनीज को। ठीक है बच्चे, आपका डाउट? हाँ जी भव्यांश, आपका डाउट क्लियर है? अब सवाल। हाँ जी नेपाल बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ नेपाल से भी बच्चे हैं, कहना सर जोर से बोलो। ठीक है जी, अब डाउट। मेरा क्वेश्चन सब बच्चों से, इफ कंपनी क्रिएटेड टू अवॉइड देन कॉर्पोरेट वेल कैन बी। सब बच्चे केस पढ़ के आओ सर दिनशा मानिक का। हाँ जी पढ़ लिया मेरे बच्चों? चलिए, केस क्लियर आपको बेटा? पीछे हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो आप? माइक देना जरा इनको। हाँ सर उस केस में शेयर होल्डर्स शो नहीं करे, शेयर होल्डर्स कौन थे और कंपनी? सर दिनशा मानिक ने उन चारों कंपनियों में 10-10 लाख का शेयर लिया था। सर दिनशा मानिक ही शेयर होल्डर था इन चारों कंपनियों का, अकेला शेयर होल्डर? अकेला शेयर होल्डर। एक आधा शेयर बीवी के नाम पे ले लिया होगा, प्राइवेट कंपनियां बनाई होंगी तो। हाँ जी अगला डाउट। बस चले? अरे भाई आवाज नहीं आ रही, जाग रहे हैं? ठीक है, मेरा डाउट ये आपको सर दिनशा मानिक के केस के साथ पहला केस क्लियर है, ठीक है। अब ये देखना फ्रॉड, बहुत प्यारा केस, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। भाई साहब बंदे का दिमाग नेक्स्ट लेवल है इस बंदे का। तो क्या केस था सुनिएगा। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। क्या हुआ बेटा इस केस में? बच्चे इस कंपनी ने हॉर्न पे केस किया, क्या हुआ था सुनो। हॉर्न एक मैकेनिक था कार का, हॉर्न एक कार मैकेनिक था, हॉर्न को नौकरी की तलाश थी। हॉर्न पहुंच गया गिलफोर्ड मोटर कंपनी में, मोटर कंपनी थी, ये गाड़ियां रिपेयर करती थी। हॉर्न इस कंपनी में पहुंच गया, बोला मुझे जॉब चाहिए, हाथ जोड़ के बोला। गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने चेक किया, इंटरव्यू लिया, सही लगा, उन्होंने जॉब पे रख लिया। लेकिन हॉर्न शक्ल से और बातों से बहुत चालाक लगता था, तो कंपनी को शक था हॉर्न पे।
कंपनी ने नौकरी पे रखते समय हॉर्न से एक एग्रीमेंट साइन करवाया, हॉर्न लिख के दे, तो हमारे पास जॉब करना चाहता है कर ले, लेकिन लिख के दे। कल को अगर तू जॉब छोड़ के गया तो हमारे कस्टमर तोड़ेगा नहीं, यू विल नॉट सॉलिसिट आवर कस्टमर्स। समझते हो? कोई कई बार एम्प्लॉय नौकरी छोड़ते हैं तो कंपनी के कस्टमर ले जाते हैं अपने साथ, तो लिख के दे कि अगर तू नौकरी छोड़ेगा तो हमारे कस्टमर सॉलिसिट नहीं करेगा। सॉलिसिट माने तोड़ेगा नहीं। कहता मैं पक्का लिख के दे रहा हूं जी, मैं नहीं तोड़ूंगा। हाँ पक्का पक्का साइन कर दिया मिस्टर हॉर्न ने, मैं नहीं तोड़ूंगा। हॉर्न ने इस कंपनी में नौकरी करी 2-4-5 साल और अपनी गुडविल बना ली। अच्छा मैकेनिक था, अपनी गुडविल बन गई, चालाक था, हर कस्टमर से मिलता था, अच्छे से बात करता था। ऐसी नौबत आ गई कि सारे कस्टमर हॉर्न को जानते थे। हॉर्न कहता अब सब मुझे जानते हैं, अब सही समय है। हॉर्न ने रिजाइन मारा, हॉर्न ने रिजाइन माना, और बिल्कुल रिजाइन मारने के बाद गिलफोर्ड मोटर कंपनी के 7 वाली दुकान खरीद ली, बिल्कुल 7 वाली दुकान, ध्यान से समझना, बिल्कुल 7 वाली दुकान ले ली। एक कंपनी बनाई V2 प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के 2 शेयर होल्डर थे, एक इसकी वाइफ और एक इसका फ्रेंड। यही 2 शेयर होल्डर थे और यही दोनों डायरेक्टर्स थे, और खुद इस कंपनी में क्या बन गया? एम्प्लॉय। समझ आई बात? अब अपनी दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी साथ में है, जो भी कस्टमर आता है कहते को हॉर्न यहाँ क्यों खड़ा है? कहता वहाँ नौकरी छोड़ दीजिए, सैलरी कम देते थे, यहाँ नौकरी मिल गई। तो सारे कस्टमर इधर ही आ रही हैं अब, क्योंकि हॉर्न इधर काम कर रहे हैं। सबको क्या शो कर रहे हैं कि वहाँ मुझे सैलरी, ये वाले सैलरी, ये लोग मुझे सैलरी अच्छी दे रहे हैं, तो मैंने नौकरी वहाँ छोड़ दी, यहाँ ले ली। लेकिन आपको तो समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? सारी गाड़ियाँ अब गिलफोर्ड मोटर कंपनी की जो थी वो किधर आनी शुरू हो गई बताओ? हॉर्न की कंपनी में। हॉर्न अब उन गाड़ियों को रिपेयर कर रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है क्या उसी के घर पे जा रहा है? फ्रेंड को तो वो सिर्फ 1 या 2% प्रॉफिट देता था, बाकी 98% प्रॉफिट तो उसकी बीवी घर ले आती थी उठा के। यानी गाड़ी रिपेयर करने का सारा पैसा किसके घर पे आ रहा था? हॉर्न के घर पे। ला कौन रहा था? वो ला रहा था या वाइफ ला रही थी? शेयर होल्डर है, डिविडेंड लेके जा रहा है, प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। जब गिलफोर्ड मोटर कंपनी को पता लगा तो उसने तो ठोक दिया केस। किसके ऊपर? केस का नाम भी क्या था बेटा? आपको याद होगा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस। अब गिलफोर्ड मोटर कंपनी की दलील सुनना। कहते सर एग्रीमेंट किया था इसने, हमारे कस्टमर नहीं तोड़ेगा, इसने हमारे कस्टमर तोड़ दिए सर। जज साहब ने बोला हॉर्न, हॉर्न चौड़े में, बिल्कुल दिनशा मानिक की तरह चौड़े में बोला। ये जो फ्रॉड करते हैं ना वो पहले मानते नहीं कि उन्होंने फ्रॉड किया। चौड़े में क्या बोला? मैंने क्या किया? हाँ क्या किया मैंने? तूने कंपनी बनाई? मैंने कंपनी कहां से बनाई? एक लेडी है और एक बंदा है, 2 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, मुझे तो नौकरी पे रखा है उन्होंने। पहले मैं यहां मैं गरीब आदमी, मैं कंपनी कैसे बना सकता हूं? समझ आई आपको एक्टिंग? कौन कर रहा है ऐसी एक्टिंग? ये मैं तो गरीब बंदा हूं, नौकरी करता था पहले गिलफोर्ड मोटर कंपनी में करता था, वो 25,000 रुपये महीना देते थे, ये मुझे 30,000 रुपये महीना दे रही है। मुझे तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने वहां नौकरी छोड़ दी और यहां नौकरी कर ली। ये देखो मेरी सैलरी स्लिप देखो, बड़ा चालाक था हॉर्न, नई कंपनी की बैंक अकाउंट ले, देखो मेरे को सैलरी देते, ये देखो 30,000 रुपये महीना ही देते हैं मेरे को, मेरी ज्यादा सैलरी नहीं है। किसकी कंपनी है? मेरी नहीं है। तूने एग्रीमेंट किया था ना तो कस्टमर नहीं तोड़ेगा, मैंने तोड़े ना तोड़े हैं। V2 प्राइवेट लिमिटेड गिलफोर्ड की कस्टमर तोड़ रही है, मैंने कहा था मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं तोड़े ना तोड़ रहा हूं। कंपटीशन मैं कर रहा हूं या V2 प्राइवेट लिमिटेड कर रही है? और वो मेरी कंपनी थोड़ी ना है। चौड़े में बोल रहा है। जज साहब बोले अच्छा चीख मत, जाने से पहले बस 2 जज, यार जज बड़े तेज होते हैं, जज को समझ आया था बंदे की शक्ल देख के ही कौन सच बोल रहा है कौन। जज साहब बोले जाने से पहले बस 2 क्वेश्चन का आंसर दे दे। कह रहा सर पूछो। जज साहब बोले कंपनी किसने बनाई है? कहता है एक लेडी ने। जज साहब बोले लेडी और तेरे बीच में क्या रिश्ता है? वो लेडी और तेरे बीच में क्या रिश्ता है? मेरा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, कंपनी का सारा प्रॉफिट कहां जा रहा है?
कंपनी का सारा प्रॉफिट कहां जा रहा है, बताओ जी। हॉर्न ने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया। वो लेडी के साथ आपका क्या रिश्ता है मिस्टर हॉर्न? हॉर्न आंसर दीजिए, नहीं तो हम उस लेडी को यहीं बुलाएंगे, आधार कार्ड चेक होगा, अभी पता लगेगा रिश्ता क्या है। हॉर्न बोला सर वाइफ। किसकी? किसकी वाइफ है? कह रहा सर मेरी वाइफ है। जज बेटा अपनी बात निकलवा लेते हैं बंदे से। जज इतना ज्यादा बढ़िया से घुमाते हैं कि आप जज के सामने झूठ बोल नहीं पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन, वाइफ अगर तेरी है तो 98% प्रॉफिट तो तेरे ही घर पे आ रहा है ना, नोट तो रात को तू ही गिनता है ना बैठ के। बस हमें पागल बनाने के लिए खुद एम्प्लॉय बन के बैठ गया कि शो करूंगा मैं तो बस क्या हूं, लेकिन एक एम्प्लॉय को कंपनी का 98% प्रॉफिट मिल रहा है। ये तो भाई कोई हजम नहीं हुई बात। बोलो, जस्टिफाई कर। तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के साथ 1-2% प्रॉफिट शेयर किया जा सकता है, लेकिन सारा प्रॉफिट एम्प्लॉय लेके जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है ये कंपनी ही किसकी है? उसी एम्प्लॉय की कंपनी है। तेरी कंपनी का प्रॉफिट तेरे को ही मिल रहा है सारा। तो शर्म कर, तूने एग्रीमेंट किया था कि तू उसके कस्टमर नहीं तोड़ेगा, तूने चालाकी क्या करी? अपना नाम पे ना बल्कि एक कंपनी बनाई और उसके नाम पे तू गिलफोर्ड की कस्टमर तोड़ रहा है। बट वो कंपनी और तू, बेटे ध्यान से सुनना, जज साहब क्या बोले, V2 प्राइवेट लिमिटेड तेरी कंपनी है, यस और नो? कहता सर मेरे पास इस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है, ना मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ना मैं इस कंपनी का। कितना चालाक था। जज साहब बोले अच्छा, ना तो शेयर होल्डर है ना तू, फिर भी 98% प्रॉफिट तेरे पास ही आ रहा है, तो ये कंपनी तो किसकी है? तेरी है। हॉर्न, तू और तेरी कंपनी मेरे लिए दो हो या एक ही हो? जज साहब बोले मैं पर्दा उठाता हूं। पर्दा उठ गया तो हॉर्न और उसकी कंपनी को दो माना गया या एक माना गया? तो गिलफोर्ड के साथ कंपटीशन कौन कर रहा था? हॉर्न की कंपनी कर रही थी या मिस्टर हॉर्न कर रहा था? क्या हॉर्न को कंटिन्यू करने दिया गया कंपटीशन या उस पर रोक लगाई गई? और गिलफोर्ड मोटर कंपनी का जो लॉस हुआ वो हॉर्न को पे करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर? तो ये केस कौन हार गया बेटा बताओ? चालाकी समझ आई हॉर्न ने क्या करी? आवाज नहीं आई? क्या चालाकी करी मेरे बच्चों? अपने नाम पे कंपटीशन किया या अपनी कंपनी के नाम पे? क्या ये वैलिड है? नो सर। ये देखिए ये केस है, सब बच्चे पढ़िएगा। इन केस ऑफ फ्रॉड विल बी लिफ्टेड एंड पर्सन कमिटिंग फ्रॉड विल बी हेल्ड। बोलो जी बोलो, क्या बात क्लियर है? केस पढ़ के आइए ये वाला। इंजंक्शन का मतलब होता है रोकना, स्टे ऑर्डर लगाना। हाँ जी, केस पढ़ लिया। कोर्ट ने इंजंक्शन दे दी। व्हाट इज इंजंक्शन? किसको काम करने से रोक दिया? स्टे किस पे लगा दी? V2 प्राइवेट लिमिटेड के काम पे कि वो अब काम धंधा नहीं कर सकती। क्या बात क्लियर है? एक ये स्टूपिड सा केस है जॉन वर्सेस लिपमैन का। स्टूपिड सा केस। देखो क्या हुआ। एल नाम का एक बंदा था, कहता है मैं अपनी जमीन जे को बेचूंगा। एल बोला मैं जमीन किसको बेचूंगा, लेकिन बाद में नीयत बदल गई, अपनी जमीन उठा के एक कंपनी को बेच दी जो उसने खुद ही बनाई थी। एल ने पहले बोला जमीन किसको बेचूंगा, बाद में अपनी जमीन किसको दे दी? कंपनी किसकी थी? इसकी खुद की कंपनी थी। अब इससे पूछा कि जमीन कहां, कहता वो तो मैंने बेच दी। जे बोला सर इसने अपनी कंपनी को बेच दी। ना मेरा रोड। जज साहब बोले अरे तेरी कंपनी के पास जमीन है, तूने तो सिर्फ जे को जमीन ना बेचनी पड़े इसके चक्कर में जमीन किसको दे दी? तेरी इंटेंशन गलत है। मैं तुझे और तेरी कंपनी को दो मानूंगा या एक ही मानूंगा? तेरी कंपनी को जे को जमीन नहीं देनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी?
ये एक स्टूपिड सा केस है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये केस। मॉड्यूल में मॉड्यूल में भी नहीं है, आप पढ़ना चाहो नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, मॉड्यूल में नहीं है ये केस। क्या बात क्लियर है? आपको समझ आ गया बच्चे? यहां तक कोई डाउट? हम, हाँ बच्चे क्या कुछ कह रहे हो आप? नहीं, एल ने जे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें एल कह रहा था जे मैं तेरे को अपनी क्या दूंगा, बाद में मुकर गया एल, अपनी जमीन कह रहा जी वो तो एक कंपनी ले गई, वो कंपनी इसी की थी। हाँ जी, एक बेकार सा केस है बेटा। चलो आप, कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट? 4:55 हो गए, अभी तो है कितनी देर, 20 मिनट है। आज मौसम अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लो। नहीं कोई ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ जी, बट क्लास थोड़ी आज देखो आज लेट, मैं एक बात बड़ी क्लियर बोल देता हूँ, क्लास अगर लेट हुई है तो मेरी वजह से हुई है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि लेट क्लास शुरू करूँगा तो लेट ही ख़त्म करूँगा, ऐसा मैं नहीं हूँ। क्या बात सिंपल? वो तो कंसेप्ट कभी कोई लंबा हो गया तो 2-4 मिनट ऊपर जा सकती है क्लास। मैं इंटेंशनली कभी क्लास लेट ख़त्म करने में इंटरेस्टेड, क्योंकि पता है देखो मैं वैसा बच्चा था, मैं आपको फिर बोलता हूँ, जो क्लास में नॉटी रहता था, शरारती, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते जो छुपे रुस्तम टाइप्स होते हैं। एक क्लास में तो शरारत कर लो, घर जाके पढ़ लो। इट्स योर सेकेंड क्लास, हाउ शुड आई टेल यू, मेरे 10th क्लास में इतने अच्छे परसेंटेज थे, मुझे नहीं लगता मेरे से कम 10th में किसके होंगे। मेरे 10th में 42% थे, किसी के इससे कम थे, 42 से कम। आई स्टिल रिमेंबर 42 थे, यस। मेरा डाउट, मैं ऐसा बच्चा था। फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, मुझे 11th-12th अच्छी लगी, कॉमर्स में पसंद आई कॉमर्स, तो मैंने टॉप कर दिया स्कूल में। बट मैं था शुरू से एक नालायक बच्चा, समझते हैं नालायक? पढ़ने का ना यार, देखो बचपन में हमें अकल नहीं होती पढ़ना क्यों चाहिए, क्या पढ़ने की। मेरे पेरेंट्स को इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो मेरे को भी कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं पढ़ाई की, तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट वगैरह था ही नहीं, पता ही नहीं थी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है। पढ़ाई की इंपॉर्टेंस 11वीं में समझ आई कि अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, या आगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर अब जाके हमने पढ़ना शुरू किया। आप लोगों को तो अभी से समझ आ गया, आप भी बचपन में नालायक थे कि शुरू से इंटेलिजेंट है? कहीं तो आप में से कईयों के चेहरे तो दिख रहे हैं शुरू से इंटेलिजेंट होंगे, बट मैं शुरू से ही, मैं तो इतना नालायक था, आप सोच लो कि स्कूल में कुछ भी गलत होता था प्रिंसिपल पहले मुझे बुलाता था, तूने किया है, तूने किया है। 3 बार तो मैं सस्पेंड हुआ हूँ स्कूल में से 1-1 हफ्ते के लिए, 2 बार तो बम फोड़ता पकड़ा गया, 1 बार तो प्रिंसिपल के कमरे के बाहर फोड़ रहा था। 10th तक मेरा कैरेक्टर समझ आ गया होगा आपको। 11th में मैंने टॉप किया, 12th क्लास में हेड बॉय बनते हैं ना, प्रीफेक्ट्स बनते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल। अब मेरे को 12th की टीचर ने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया, इसको हेड बॉय बनाओ। प्रिंसिपल मुझे बुला के कहता है, तेरे को मैं हेड बॉय कैसे बना दूं, तेरे को तो पता है बंक कहाँ से मारते हैं, बम कहाँ फोड़ते हैं, तुझे तो सारे गंदे काम आते हैं। मैं कहा सर आई एम दी टॉपर नाउ, आई एम दी टॉपर नाउ। कहता है यार तेरे 12th की टीचर सीनियर होती है ना स्कूल में, सारे टीचरों ने 12th की टीचरें, बचपन वाली टीचरें तो होती नहीं, नई टीचर्स होती हैं वो सारी सीनियर, वो सब मेरा नाम प्रपोज कर रही हैं कि इसको हेड बॉय बनाओ। भाई मेरे दोस्त कह रहे भाई तू हेड बॉय बन गया, अब फिर तो हम बम शरेआम फोड़ेंगे। मेरा डाउट, मैं कहा मैं भी फोड़ूंगा, टेंशन मत लो। यार मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ता भी था और हरकतें शरारतें तो मैं शुरू से करता था। हाँ जी, सिर्फ पढ़ाई अकेले नहीं होनी चाहिए सर। गुड डाउट। भव्यांश एक सवाल कह रहे सर दिनशा के केस में दिनशा को गलत माना गया और उसे लायबल बनाया गया, सैलोमन के केस में सैलोमन को क्यों बचाया गया? सैलोमन के केस में भी सैलोमन को गलत मानना जाना ये चाहिए था। आपको याद है सैलोमन के केस में पर्दा उठाया था या पर्दा नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? क्या सैलोमन की इंटेंशन साफ थी या गलत थी? क्या उसने अपनी वो कंपनी इसलिए बना रहा था कि क्रेडिटर्स को पागल बना सके, या उसने तो कंपनी जेन्युइन इंटेंशन से बनाई थी? बाद में कंपनी क्या हो गई थी, इंसॉल्वेंट, इसलिए सैलोमन के केस में पर्दा नहीं उठा था।
लेकिन ये जो भी केस पड़ा है डामलर कंपनी, ये वाला सॉरी धिनशा मानिक वाला केस, इसमें तो इस बंदे की इंटेंशन ही शुरू से क्या करने की थी, फ्रॉड। ये जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी का केस पड़ा, इसमें भी बंदे की इंटेंशन क्या थी, फ्रॉड करने की। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, आप देखिएगा, मेरा डाउट था बच्चों से। अब हमारे सामने यस, फॉर डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के सिचुएशन में। बच्चों अभी वॉर शुरू हो गया है, मैं तो न्यूज़ देखता है नहीं हूँ, बट आपको एक बात बताता हूँ। जब दो कंट्रीज़ में वॉर होता है, जब दो कंट्रीज़ में क्या होता है बेटा, अब जैसे इजराइल और ईरान में वॉर हो रहा है ना, तो इजराइल क्या बोलेगा, ईरान के लोग हमारे फ्रेंड्स हैं या एनिमीज़ हैं? ऐसे ही इधर इजराइल के लोग बोलेंगे कि ईरान के लोग हमारे एनिमीज़ हैं, और ईरान वाले बोलेंगे कि इजराइल वाले भी हमारे क्या हैं मेरे बच्चों, एनिमीज़ हैं। वॉर के समय दुश्मन कंट्री के लोग भी हमारे क्या बन जाते हैं बेटा, एनिमीज बन जाते हैं। ठीक है, यही चीज इस केस में हुई थी। केस था डामलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। हाँ जी, मेरा डाउट बच्चे, इस केस में क्या हुआ, जर्मन्स ने एक कंपनी बनाई, जर्मन्स की कंपनी थी जर्मन लिमिटेड। ये कंपनी टायर बनाती थी और टायर को सेल करती थी। जर्मन्स की कंपनी थी जर्मन्स लिमिटेड, टायर बना के बेचती थी। जर्मन्स अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे, तो जर्मन्स ने क्या किया, जर्मन्स लंदन आए, इंग्लैंड आए, इंग्लैंड में आके इन्होंने एक कंपनी खोली। जर्मन्स जर्मनी से ट्रैवल करके कहाँ आए, इंग्लैंड आए, और इंग्लैंड में आके उन्होंने एक कंपनी खोली। कंपनी का नाम रखा डामलर कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर कौन थे मेरे बच्चों, जर्मन्स थे। सारे डायरेक्टर्स भी कौन थे, बस एक डायरेक्टर जो उनका फ्रेंड था वो वहीं का था, लंदन का, यूके का। उन्होंने कंपनी खोली लंदन में और चले गए जर्मनी वापस, अपने फ्रेंड को देके कि तू संभाल कंपनी को। अब क्या होता था, ध्यान से सुनना, जर्मनी से वो टायर बना के भेजते थे यहां पे इंग्लैंड में। इस कंपनी के पास टायर आता था, ये कंपनी टायर बनाती नहीं थी, ये कंपनी के पास टायर आता था वहां जर्मनी से, ये टायर को आगे सेल करती थी। डामलर कंपनी लिमिटेड ने टायर बेचा कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी नाम की कंपनी को। मतलब डामलर ने किसको टायर बेचा, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जो प्योर इंग्लिश कंपनी थी। प्योर इंग्लिश कंपनी समझ गए, पूरी तरह से बाहर की कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी थी। अच्छा, डामलर कंपनी लिमिटेड भी कहां पर रजिस्टर्ड थी बताओ, और कॉन्टिनेंटल भी कहां की थी, इंग्लैंड की। डामलर ने कॉन्टिनेंटल को टायर दिया, पैसे मांगे, कॉन्टिनेंटल पैसे नहीं दे रही डामलर के। डामलर बोला यार तेरे को मैंने उधार पे टायर दिए, मेरे को टायर के, कॉन्टिनेंटल बदतमीजी कर रही है। इस दौरान वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर। डू यू रिमेंबर वर्ल्ड वॉर? इंग्लैंड और जर्मनी दोस्त थे या दुश्मन थे? दुश्मन थे। वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और जर्मनी दुश्मन थे एक दूसरे के। वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही ध्यान से सुनना कि कोर्ट में केस चल रहा था। डामलर को जब उसके पैसे नहीं मिले थे, अभी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था, डामलर पैसे मांग रहा था किससे बेटा, कॉन्टिनेंटल पैसा नहीं दे रहा था, तो डामलर ने कोर्ट में केस कर दिया। कोई बच्चा बताएगा कौन से कोर्ट में केस किया होगा? यूके के केस में कोर्ट में केस किया होगा, डामलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। केस यूके में कर दिया। केस चल रहा था, इस दौरान वर्ल्ड वॉर हो गया। वर्ल्ड वॉर हो गया। अब बताओ केस कौन सी कंट्री में चल रहा है? इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में ये जो कंपनी है डामलर कंपनी लिमिटेड, इसके शेयर होल्डर्स कौन है? जर्मन्स। अब यहां पे कलेश होगा, देखना आप। कोर्ट में केस चला, जज साहब बोले यस व्हाट हैपेंड। डामलर कंपनी में याद है एक डायरेक्टर था जो वहीं का था, लंदन का था। वो कोर्ट में आया, बोला सर हमने इनको टायर सप्लाई किया है, ये हमारे पैसे नहीं दे रहे कॉन्टिनेंटल वाले। कॉन्टिनेंटल वाले मजे ले रहे हैं, कहते हैं सर पैसे अभी देंगे सर, एक बार पता तो करो ये कंपनी किसकी है। जज साहब बोले व्हाट डू यू मीन? कॉन्टिनेंटल बोला सर पता तो करो डामलर कंपनी किसकी है। जज साहब बोले ये यूके की कंपनी है। कह रहा सर यूके की तो है, एक बार पता तो करो इसके शेयर होल्डर कौन है। जज साहब बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? जज साहब बोले
उधार पे टायर शेयर होल्डर्स ने दिया है या कंपनी ने दिया है? उधार पे टायर डामलर ने दिया है, डामलर के शेयर होल्डर ने दिया है? डैमलर ने दिया है, तो डैमलर को उसका पैसा मिलना चाहिए। जज साहब ऐसे बोले। कॉन्टिनेंटल बोला सर एक बार देख तो लो कि शेयर होल्डर कौन है। जज साहब बोले व्हाट इज द नीड? कहता सर कह रहा हूं तो देख लो। जज साहब ने पर्दा उठाना है, मतलब समझ आ रहा है? पर्दा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए उठा के देखा शेयर होल्डर कौन है। अबे शेयर होल्डर तो सारे कौन थे? जर्मन। जज साहब डर गए, हैं दुश्मनों की कंपनी। जज साहब के मुंह से क्या निकला? दुश्मनों की कंपनी। कौन सा जज बोल रहा है ये बात? इंग्लैंड का जज बोल रहा है जर्मन्स को देख के कि किसकी कंपनी है। जज साहब बोले ये कंपनी दुश्मनों की है, तो आज से इस कंपनी को क्या बोला जाएगा? एनिमी कंपनी। क्या बोला जाएगा? एनिमी कंपनी। क्यों बोला गया? कोई बच्चा बताएगा इसको एनिमी कंपनी? क्योंकि इसके सारे मालिक कौन थे? जर्मन्स की कंपनी है, तो एनिमी कंपनी। वॉर के समय एनिमी कंपनी को पैसा मिलेगा या नहीं मिलना चाहिए? जज साहब बोले वॉर के समय एनिमी को पैसा देना गलत हो जाएगा, ये केस यहीं पे ही कमन फास्ट सस्पेंड कर दो। वॉर खत्म होगा फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कंपनी क्या है? आराम से बताओ पर्दा क्यों उठा दिया? वॉर के समय पर्दा हमेशा उठता है देखने के लिए कि कंपनी हमारी फ्रेंड है, या अगर उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर एनिमी देश के हुए तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी? क्या उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे या वहीं रोक देंगे? हालांकि टायर किसने सप्लाई किया था? अगर वॉर ना होता तो क्या डामलर ने टायर सप्लाई किया, उसको उसका पैसा मिलना चाहिए था। लेकिन वॉर हो गया तो हमने कमन फास्ट पर्दा उठा के देखा। तो मेरा किसी को समझ आया पर्दा कैसे उठा? क्योंकि डामलर के शेयर होल्डर कौन थे? तो और जर्मन्स क्या थे इंग्लैंड के? तो उनकी कंपनी भी क्या मानी गई? एनिमी कंपनी। जब ये फैसला आया जज साहब ने क्या बोला होगा बताओ? मैं एनिमीज को पैसा दिलवाऊंगा अभी या नहीं दिलवाऊंगा? केस को यहीं पे सस्पेंड करो। जज साहब उठ के जा रहे थे, वहां पे एक जर्मन बोल पड़ा जज के सामने, कहते कंपनी तो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल तो ना किसी की फ्रेंड होती है ना किसी की दुश्मन होती है, और आज खुद ही कंपनी को क्या बना रहे हो? बट आर्टिफिशियल पर्सन तो किसी का फ्रेंड दुश्मन होता ही नहीं है। जज साहब जर्मन को क्या बोले? बेटे वॉर के समय रूल रेगुलेशन कुछ नहीं देखे जाते, वॉर के समय दुश्मन मीन्स दुश्मन। क्या बात क्लियर है? एवरीथिंग इज, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लव। लव तो हटा दो, वॉर में एवरीथिंग इज फेयर। हाँ जी, क्या बात क्लियर है? खुशी अभी मैंने क्लास में क्या इस कंसेप्ट को उठाया? नहीं। खुशी थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट एक बच्ची ने और बोला था। 1 मिनट। सान्या ने भी बोला था खुशी मेरे लिए क्या ये दो कंसेप्ट अलग अलग हैं? अपने आप को कंफ्यूज मत करना। अभी के लिए, अभी जितना पढ़ा है उस हिसाब से शेयर होल्डर बोलो, ये शेयर होल्डर का दूसरा नाम क्या बोलो? मेंबर्स। ठीक है खुशी सान्या, आपका ये डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। अभी के लिए इससे ज्यादा मत सोचो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, बेटा बच्चा कह रहा सर इसमें हमने एनिमी कंपनी को पैसे देने थे तो नहीं देंगे, उल्टा होता लेने होते तो आंसर दोनों केसेस में सेम होता, ट्रेडिंग रुक जाती है। एनिमी कंपनी से ना कुछ लेना है ना उसको कुछ देना है। ठीक है बच्चे, चलिए यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सबके? लक्ष्य आपका डाउट मैं अभी दोबारा देख लूंगा। चलो, हम लोगों ने यहां पे केस पढ़ा एनिमी। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल कांट बी फ्रेंड और हाउएवर ड्यूरिंग court may look into the person controlling the and declare the company to be। सब बच्चे केस पढ़ के आओ।
पढ़ा? हाँ जी, केस समझ आ गया बच्चे? बार बार पूछ रहा हूं, केस आएगा या नहीं आएगा? बट इसके जैसी स्टोरी आएगी। बोलो जी, क्लियर है? जोर से बोलो। क्या टैक्स वाला पॉइंट करा दिया मैंने आपको? अब हमारे पास 2 पॉइंट रह गए हैं, एक ये और एक ये। 5 11 हो गए हैं। कहते हो तो ये 2 पॉइंट पढ़ा दूंगा तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा कॉर्पोरेट वेल का। फिर अगली क्लास से नया टॉपिक शुरू होगा, टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर आप कहोगे नहीं पढ़ाओ तो मैं तो आपके हिसाब से चलूंगा। डेमोक्रेसी है भाई, जैसे आप कहोगे। हाथ खड़ा करेंगे तो पता लगेगा ना, ऐसे तो डेमोक्रेसी का नहीं पता लगता। कितने लोग कह रहे हैं 2 पॉइंट है सर, करा दो, 5-7 मिनट ही लगेंगे? ओके, थैंक यू। कितने लोग कह रहे नहीं सर बस छोड़ दो, अब खड़ा कर लो बेटे, कर ले। हाँ, पीछे वाला वो बेचारा पीछे देख रहा, कोई नहीं कर रहा। नहीं यार मैं भी नहीं, मैं क्यों हाईलाइट में आऊँ? पीछे वाले ने तो हाथ ही खड़ा नहीं किया, कह रहा बेइज्जती होगी यार, मेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, है ना? ये बोल सकते हैं कि हैं तो बहुत सारे, लेकिन बेचारे अभी फंस गए। नहीं, वैसे एक आउट ऑफ द कोर्ट टॉपिक बात है कि क्या बहुत ज़्यादा हो गए, बोर हो गए? बोर नहीं हुए? हाँ, मेरा सवाल आपको पता है, ऑनलाइन वाले बच्चों, फेस टू फेस वाले बच्चों, वहाँ पे बैठा, वो वाला बैच है, मॉर्निंग बैच है, उसमें मेरे पे बैन है, मैं बैठ नहीं सकता, मेरे को बैठना मना है उस क्लास में, बच्चों ने मना कर रखे है। वो कहते हैं आप बैठते हो, हमें नींद आती है। आप आज मैंने ज़्यादा शाउट भी नहीं किया होगा क्लास में, ऊंचा भी नहीं बोला होगा ज़्यादा। ये क्लास उनको वो टॉलरेट नहीं करते। वो कहते हैं आप खड़े होकर पढ़ाएंगे और घूम घूम के पढ़ाएंगे, जैसे मैं कल पढ़ा रहा था। कहते उससे हम थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उनकी क्लास में मैं नहीं बैठ सकता ऐसे, आपकी क्लास में भी नहीं बैठूंगा। 2-3 दिन जरा डाउट्स जब खत्म हो जाएंगे फिर बैठ जाऊंगा। क्या बात क्लियर है? नहीं, डाउट खत्म कैसे, मैं डाउट का एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ आप सबको, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। कंसेप्ट के बाद डाउट पूछो, कंसेप्ट के मैं कंसेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद मैं खुद कहूँगा जिसको डाउट पूछना है पूछो। कंसेप्ट समझा के मैं बैठ जाऊँगा, मेरी बात को मैं ऐसे ही करता हूँ। वहाँ पे कंसेप्ट समझा दूंगा, समझाने के बाद मैं बैठ के फिर आपके डाउट सुन लूँगा सबके, है कि नहीं है? बट कंसेप्ट के बीच में मैं नहीं कर सकता, मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ डाउट भी पढ़ रहा हूँ, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना? तो क्या करें, जैसा आप कहो। मेजॉरिटी कह रही है पढ़ा दो, लेकिन मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, आज के लिए स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे आपसे। बाय टू ऑल, कल कंप्लीट कराएंगे। जाइए।